कम्युनिटी का कोई भी सेक्टर हो, चाहे वो एजुकेशन का शोबा है, चाहे स्पेशल एजुकेशन का शोबा है, चाहे कोई एडमिनिस्ट्रेशन का शोबा है, कोई लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी है, चाहे हमारे आर्मी पर्सनल है, जुडिशरी है, जितने भी हमारी सोसाइटी के विंग कह लें, आप सेक्टर कह लें, तमाम सेक्टर जब अपनी अपनी जगह पे अच्छे तरीके से काम करते हैं और एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं तो फिर ही जाके सोसाइटी प्रॉपर फंक्शनल होती है। इसी हवाले से कुछ आपके जो ऐसे कह लें कि सिलेबस का या आपकी जो रूटीन है उसका हिस्सा नहीं होता, आपके वो कंटेंट्स जो है उसके अंदर फ़ाल चीज़ें नहीं कर रही होती, उसके बावजूद भी आप लोगों को मुख्तलिफ़ किस्म की सरगर्मियों में, एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व किया जाता है। मेन उसका मकसद ये होता है कि आप अगर ज़िंदगी गुजार रहे हैं तो ज़िंदगी के तमाम पहलुओं को अच्छी तरीके से सीख सकें, समझ सकें और अच्छे अंदाज से ज़िंदगी गुजार सकें और मुआशरे के अंदर जो है अपना एक भरपूर किरदार अदा कर सकें। नो डाउट इसी हवाले से हमें यहाँ पे बुलाया गया होगा, तो हमने जो अपने शोबे से रिलेटेड आप लोगों के साथ चीज़ें शेयर करनी है। ये बात जहन में रखिएगा, हमारा ताल्लुक़ है पंजाब एमरजेंसी सर्विस रेस्क्यू 111। हमारे अदारे का नाम जो है उसी से ज़ाहिर हो रहा है कि हम एक एमरजेंसी सर्विस हैं। अगर खुदा न खास्ता कोई एमरजेंसी हो जाती है तो हमने वहाँ पे जाके प्रैक्टिकली लोगों को हेल्प आउट करना है। लेकिन उसके बावजूद आप ये देखें कि लोगों को जाके हम एजुकेट करते हैं कि भाई एमरजेंसी को किस तरीके से आप अपने बिहाफ पे कम्युनिटी के जो मेंबर है डील कर सकते हैं। उसकी वजह ये है कि एमरजेंसी कभी भी बता के नहीं आती, और एमरजेंसी जब भी आती है तो इस बात का कतन लिहाज नहीं करती कि आप किस शोबे से ताल्लुक़ रखते हैं। आप जिस शोबे से भी ताल्लुक़ रखते हैं आपका वहाँ पे रैंक क्या है, हायरार्की में आपका हिस्सा क्या है। चाहे आप हायरार्की में बिल्कुल बॉटम लाइन पे आते हो, चाहे अपर लाइन पे आते हो, तो एमरजेंसी कभी भी इस चीज़ का लिहाज नहीं करती। एमरजेंसी तो इस चीज़ का भी लिहाज नहीं करती कि ये स्पेशल पर्सन है, ये ऑलरेडी बेचारे रिटार्डेड है, ठीक है, लेकिन इस चीज़ का भी लिहाज नहीं करती, किसी को भी इन्वॉल्व कर सकती। ये बड़ा ज़रूरी है कि हर सेक्टर का जो बंदा है और हर लेवल का जो बंदा है, चाहे वो एजुकेटेड है या नहीं है, किसी भी वो शोबे से ताल्लुक़ रखता है, हर बंदे को कुछ ना कुछ स्किल ऐसे आने चाहिए कि अगर खुदा न खास्ता कोई एमरजेंसी होती है तो आप उसके ऊपर अमल करके अपने प्यारों की, इर्द गिर्द के लोगों की, या आपके लिए कोई अजनबी है उसकी ज़िंदगी बचा सकें। एक बात और जहन में रखिएगा कि अल्हम्दुलिल्लाह मेजॉरिटी हम मुसलमान बैठे हुए हैं। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फ़रमाया है कि जिसने एक शख्स की जान बचाई गोया कि उसने पूरी इंसानियत की जान बचाई। तो उसमें जान बचाने के हवाले से अल्लाह ताला ने कतन ये नहीं फरमाया कि जिसकी आपने जान बचानी है वो किस लेवल का बंदा हो, वो मुस्लिम हो, गैर मुस्लिम हो, वो सुन्नी हो, शिया हो, ऐसी हरगिज़ कोई बात नहीं की। अल्लाह ताला ने अपनी सिफ़त जो है वो बयान कर दी कुरान पाक में। जान बचाना हमें पता है कि अल्लाह ताला की एक सिफ़त है, ज़िंदगी मौत अल्लाह ताला की एक सिफ़त है, सेहत देना, बीमारी देना अल्लाह ताला की सिफ़त है, इसमें कोई शक ही नहीं है एज ए मुस्लिम। लेकिन अल्लाह ताला ने खुद ही फरमा दिया है कि जिसने एक शख्स की जान बचाई। अब आप देखें कि हम ज़िंदगी में जितना मर्ज़ी एहतियात से चलते हैं फिर भी गलतियाँ करते रहते हैं, कोताहियाँ होती रहती हैं हमसे, और कोई ना कोई ऐसी वजह ज़रूर होती है कि अल्लाह ताला हमारे ब्लंडर माफ़ कर देते हैं। उसके पीछे कोई ना कोई नेकी होती है। बज़ाहिर हमारी नज़र में हो सकता है कि वो छोटी सी नेकी हो, किसी को पानी पिला दिया, किसी के साथ ना ऐसे कह लें कि प्यार के साथ बात कर ली, किसी बंदे को आपने गाइड कर दिया कि ये रास्ता इस तरफ जाता है जहाँ पे आप जाना चाह रहे हैं। हमें तो लग रहा होगा कि छोटी सी नेकी है, लेकिन अल्लाह ताला की नज़र में हो सकता है कि बहुत बड़ी नेकी हो। और जान बचाने के हवाले से, किसी की मदद करने के हवाले से अगर कोई एमरजेंसी में मुब्तला है तो अल्लाह ताला ने खुद ही तशरीह कर दी है कि सारी इंसानियत को बचाने के बराबर सवाब है। तो इंशाल्लाह हमने यहाँ पे मुख्तसर सी बातें करनी है, क्योंकि मैं समझ रहा हूँ कि हमने सब कम्युनिटी को, जो कम्युनिटी के मेंबर्स हैं, उनको एंगेज करना है कम्युनिटी के तमाम बच्चों को भी। तो इसलिए मैं मुख्तसर अंदाज में और सादा अल्फाज में जो है ना चीज़ों को बयान करने की कोशिश करूँगा ताकि इंटरप्रेट करना भी आसान हो। अब बग़ैर टाइम ज़ाया करते हुए हम आते हैं अपने कंटेंट्स की तरफ। आज मैं आप लोगों से 2 से 3 चीज़ें सिर्फ शेयर करूँगा। एक ये शेयर करूँगा, अगर खुदा ना खास्ता किसी को चोट लग जाती है और चोट के नतीजे में होता क्या है, ब्लीडिंग हो रही होती है, खून ज़ाया होता है, तो खून को कैसे रोका जा सकता है। और दूसरी चीज़, अगर किसी का अचानक से सांस बंद हो गया, दिल बंद हो गया या सांस का रास्ता बंद हो गया, तो आप अपनी मदद के तहत उसे कैसे बहाल कर सकते हैं। और ये ऐसी चीज़ें हैं कि जो मौके के ऊपर जानलेवा चीज़ें हैं। अगर किसी को गोली लगी हुई है
कोई छत से गिर गया है, किसी के ऊपर छत गिर गई है, किसी का दिल बंद हो गया, किसी का सांस बंद हो गया, किसी का सांस का रास्ता बंद हो गया, और अगर आप ये समझते हैं कि हमने रेस्क्यू 11122 को कॉल कर दी, वो खुद ही आके संभाल लेंगे, या मेरा तो भाई या मेरी बहन, मेरा वालदैन में से कोई डॉक्टर है वो खुद ही संभाल लेंगे, तो ये आपकी गलतफहमी है, क्योंकि उसमें इतना टाइम ही नहीं होता। मैं थोड़ा सा बेसिक जो हमारी बॉडी किस तरीके से फंक्शनल है, आप हो सकता है मुझसे भी बेहतर अंदाज में जानते हो, क्योंकि टीचर्स हैं, बायो किसी ना किसी एंगल से आपने पढ़ी होती है, पढ़ाई होती है, तो बहरहाल फिर भी मैं थोड़ा सा सादा अल्फाज में आपको समझा देता हूँ। इंसान की ज़िंदगी का दारोमदार दो चीज़ों के ऊपर है। पहली चीज़ है ऑक्सीजन, और दूसरी चीज़ है खुराक, न्यूट्रिशंस। खुराक में से, खुराक क्या चीज़ है कि जो भी आप दुनिया की चीज़ खाते या पीते हैं वो खुराक कहलाती है। उसके जो मेन इंग्रेडिएंट्स होते हैं, वाटर है, वाइटामिन हैं, मिनरल्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स है, फैटी एसिड्स है और प्रोटीन है। ये 6 अज्जा होते हैं। हम जो मर्ज़ी खा लें, चाहे आप इटालियन पिज़्ज़ा खा लें, चाहे घर की सादा रोटी खा लें, इसमें से जो 6 अज्जा हैं वही खून के अंदर शामिल होने हैं, और उसी की ज़रूरत होती है जिस्म को। अब ये जिस्म के तमाम हिस्सों तक, पहले जिस्म के तमाम हिस्सों को डिस्कस कर लेते हैं। जैसे ये बिल्डिंग है ना, इसका बेसिक यूनिट अगर हम बात करें तो ईंट है। ईंटें मिली हैं, दीवारें बनी हैं, दीवारें मिली हैं, रूम बने हैं, रूम मिले हैं, तो ये बिल्डिंग की शक्ल है, और ये अपना फंक्शन अदा कर रही है। इसी तरह इंसान का जो बेसिक यूनिट है, उसका स्ट्रक्चरल फंक्शनल बेसिक यूनिट है, वो है सेल, खुलिया। खुलिया आपस में मिलते हैं, टिश्यूज़ बन जाते हैं, टिश्यूज़ मिलते हैं, बॉडी के ऑर्गन बन जाते हैं, ऑर्गन अपनी अपनी जगह पे एक स्पेसिफिक वर्क करते हैं, तो सिस्टम डेवलप होते हैं। जैसे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है, हमारा सीएनएस सिस्टम है, सोचने समझने वाला, ठीक है, और इसी तरह हमारा जो है एक्सक्रीटरी सिस्टम है। ये सारे सिस्टम, हमारा स्किन सिस्टम है, स्केलेटल सिस्टम है, ये सारे सिस्टम अपनी अपनी जगह पे सही तरीके से काम कर रहे होते हैं, तो इंसान फंक्शनल होता है। आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि अगर किसी के सर में दर्द भी हो ना, टीचर के सर में दर्द भी है, तो वो उस तरीके से नहीं पढ़ा सकेगी कि जब वो बिल्कुल साउंड होती है, ठीक होती है। तो एक सर का दर्द भी हो, रूटीन ख़राब हो जाती है इंसान। तो इसलिए हर सिस्टम की, हर चीज़ की, हर ऑर्गन की, हर सेल की अपनी अपनी जगह जो है अहमियत यूनिक है, और वो सारी चीज़ें सिग्निफिकेंट है। तो इनको ज़िंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की भी ज़रूरत है और खुराक की भी ज़रूरत है। क्लियर होगी बात यहाँ तक? अब ऑक्सीजन और खुराक जिस्म के हर हिस्से तक कैसे पहुँचती है? वो इस तरह पहुँचती है कि हमारे जिस्म के अंदर एक मखसूस मिकदार के अंदर, एक क्वांटिटी के अंदर ब्लड होता है। वो क्वांटिटी कितनी है? 4.5 लीटर से लेके 6.5 लीटर। एवरेज हम निकालें उसकी तो 5 लीटर बनती है। तो वो जो ब्लड है वो सर्कुलेट होता है, गर्दिश में रहता है। इंसान के पैदा होने से पहले और इंसान के फौत होने तक वो खून गर्दिश में रहता है। और गर्दिश का क्या फ़ायदा होता है? जो हम हवा सांस के ज़रिए फेफड़ों में लेके जाते हैं, फेफड़े उसमें से ऑक्सीजन खून के अंदर शामिल कर देते हैं। जो भी चीज़ आप खाते पीते हैं उसमें से जो ज़रूरी अज्जा होते हैं वो खून के अंदर शामिल होते हैं, और वो खून जो है जिस्म के तमाम हिस्सों तक पहुँचा रहा है। अब अगर मखसूस मिकदार में जिस्म के अंदर खून नहीं होगा तो फिर भी डेथ हो सकती है। अगर सर्कुलेशन नहीं हो रही होगी तो फिर भी डेथ हो सकती है। अगर सांस लेने का निज़ाम बंद हो जाएगा फिर भी डेथ हो सकती है। अगर सांस लेने का रास्ता बंद हो जाएगा फिर भी डेथ हो सकती है। यहाँ तक बात क्लियर होगी? क्लियर होगी यहाँ तक बात? अब दूसरी बात यह है कि हमारे बॉडी के अंदर मुख्तलिफ सिस्टम है, मुख्तलिफ आर्गन है, भाई उनको कोऑर्डिनेशन कैसे होती है उनकी? तमाम चीज़ों को रेगुलेट कौन करता है, आपस में कोऑर्डिनेशन कैसे डेवलप होता है? वो है हमारा ब्रेन। बॉडी के अंदर दो तरह के फंक्शन हो रहे हैं, एक है वॉलंटरी फंक्शन, एक है इनवॉलंटरी फंक्शन। वॉलंटरी फंक्शन क्या है कि मैं आप सबके साथ ना आई कॉन्टैक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप लोगों की इंटेंशन ग्रैब कर सकूँ। दूसरा इनवॉलंटरी फंक्शन कौन से हैं? मेरा सांस लेने का जो निज़ाम है, मेरा निज़ाम इन्हज़ाम है, सोचने समझने का जो निज़ाम, ये सारे के सारे जो है सीएनएस सिस्टम जिसे कहते हैं इनवॉलंटरी फंक्शन है, ये मेरी मर्ज़ी के ताबे नहीं है। तो ये दोनों चीज़ों को जो है वो ब्रेन कंट्रोल कर रहा है। अब अगर ब्रेन को खुराक ना मिले, ऑक्सीजन ना मिले, तो वो सबसे पहले जो है वो मुतासर होता है। ब्रेन जो है वो बग़ैर ऑक्सीजन के ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 6 मिनट सर्वाइव कर सकता है। आफ्टर 4 to 6 मिनट उसकी डेथ स्टार्ट हो जाती है, और आफ्टर 8 to 10 मिनट जो है उसकी तकरीबन डेथ हो जाती है। और दुनिया में अभी तक कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है, कोई ऐसी मेडिकेशन नहीं है कि ब्रेन सेल्स को रिवाइव किया जा सके। तो इसलिए बड़ा ज़रूरी है कि अगर किसी का दिल बंद हो, सांस बंद हो, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही हो, तो आप कॉल करने के बाद फौरी तौर पर उसकी मदद करना शुरू कर दें। अदरवाइज़ क्या है कि उनके पहुंचने तक सिर्फ फॉर्मेलिटी होगी,
बाकी जो है उसकी अगर ब्रेन की डेथ होगी तो वो इरिवर्सिबल होगी। इसलिए हर बंदे का ट्रेन होना ज़रूरी है। ये ऐसी चीज़ है। अगर हम ना बात करते हैं तरक्की याफ्ता ममालिक की, डेवलप कंट्रीज़ की, तो वहाँ पे देखा जाए सिलेबस के अंदर ये चीज़ें शामिल होती हैं। जो आपको चीज़ें मैं करवाने जा रहा हूँ, ये बच्चों के सिलेबस के अंदर ये चीज़ें शामिल होती हैं और उनके ये रिफ्लेक्सेस बन चुके होते हैं कि अगर खुदा ना खास्ता कोई टीचर को कुछ हो जाता है, उनके इर्द गिर्द के लोगों को कुछ हो जाता है, अपने क्लास फेलोज़ को कुछ हो जाता है, घर में किसी को कुछ हो जाता है, तो वो फौरी तौर पर रिएक्ट करते हैं। चाहे उनकी बॉडी कैपेसिटी है या नहीं, वो रिएक्ट ज़रूर करते हैं। किसी को कॉल कर दी, पुकार लिया, जो चीज़ें आपसे मैं शेयर करने जा रहा हूँ वो वाली चीज़ें भी वो अपनाने की या उसके ऊपर अमल करने की कोशिश करते हैं। तो हमारा बस इसीलिए यहाँ पे आने का मकसद था। और आपकी जो एडमिनिस्ट्रेशन है, चाहे वो आप लोगों ने खुद से इसे ना इस इनिशिएटिव को परसू किया है या हायर अथॉरिटी ने कहा है, बहरहाल ये बड़ा अच्छा काम किया आप लोगों ने कि एटलीस्ट अगर आपके टीचर्स, आपका स्टाफ जो है वो भी इन चीज़ों को समझ लेता है कि एमरजेंसी के अंदर कौन से काम करने चाहिए और कौन से नहीं करने चाहिए। हाँ, एक बात यहाँ पे और मैं क्लियर कर दूँ, अमूमन हमने एमरजेंसी के अंदर देखा है, हमारी प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन है, जो चीज़ें नहीं करनी चाहिए वो हम करते हैं। मसलन अगर एक बंदा बेहोश हो जाता है, आपने अपने अपने ना तजर्बात बताने हैं, अपने मुशाहिदात बताने हैं आप लोगों ने, तो अगर एक बंदा बेहोश हो जाता है तो हम लोग क्या करते हैं एज ए कम्युनिटी मेंबर? जी टीचर आप बताएं। बैठी बैठी ना रिलैक्स अंदाज में, बस आवाज़ मुझ तक आ जाए। छींटे मारते हैं, वेरी गुड। जी जी मैम, ठीक है। और ठीक हो गया, आप बताएं जी। ठीक है, बहाल तो नहीं करते, इसका मतलब रोक देते हैं, हम रोक देते हैं, इसका मतलब हम इकट्ठे हो जाते हैं ना तो रोक देते हैं, बहाल नहीं करते हम तो रोक देते हैं। हाँ, पीछे हो जाए। जी सिस्टर आप, जी आप, जी आप तो ये काम भी करते हैं। हम हमारे घर में अगर आब ज़मज़म मौजूद है तो हम हाँ वो पिलाना शुरू कर देते हैं। घर में देसी घी है, दूध में वो मिलाया, हल्दी मिलाई, इस तरह के काम भी करते हैं या नहीं करते? हाँ, चले आप ना पढ़े लिखे हैं इसलिए आप कह रहे हैं। हमारे यहाँ ये प्रैक्टिस है कि बेहोश बंदे के मुंह के अंदर भी हम इस तरह की चीज़ें डालना शुरू कर दें, या जो बेहोशी की तरफ जा रहा है जिसे हम नीम बेहोश कह सकते हैं, तो ये इस तरह की हम प्रैक्टिस करते हैं। तो हालांकि ये नहीं करनी चाहिए। जो जैसे हाथ आपने मलने की बात की है, ये भी अगर ना करें तो ज़्यादा बेहतर होता है। पानी के छींटे ना मारे तो ज़्यादा बेहतर होता है। इधर से ही मैं बात को आगे बढ़ा लेता हूँ, फिर बाकी टॉपिक की तरफ चल पड़ेंगे। जब इंसान, सबसे पहले तो हम ये देखें ना, ये जो हमारा गला है ना, इसके अंदर दो तरह की नालियाँ हैं। एक है खुराक की नाली, एक है सांस लेने वाली नाली, जिसे हम ट्रैकिया भी कहते हैं। अब ट्रैकिया या सांस लेने वाली नाली है पहले, जो एसोफेगस है, खुराक वाली नाली है, वो पीछे है। आप मुंह के अंदर कोई भी चीज़ डालती हैं, चाहे वो पीने वाली हो चाहे खाने वाली हो, आप उसे निगलने की कोशिश करेंगे तो वो आगे जाएगी। जब आप निगलने की कोशिश करते हैं ना, तो जो ट्रैकिया के मसल्स हैं, जहाँ पे उसकी ओपनिंग होती है, सुराख होता है, उससे ऊपर वाले मसल्स नीचे की तरफ और नीचे वाले मसल्स ऊपर की तरफ मूव करते हैं, हरकत करते हैं, और वो जो ओपनिंग होती है वो बंद हो जाती है और कुदरती तौर पे वो ब्रिज बन जाता है, ऊपर से खुराक गुजर के खुराक की नाली में चली जाती है। अब अगर आप देखें कि जो बंदा नीम बेहोश है, जैसे आप पूछ रहे हैं कि आपका नाम क्या है या आपकी उम्र क्या है या आपको क्या हुआ, वो आपको सही तरीके से जवाब नहीं दे पा रहा, या हम सिंपली आप कहते हैं मेरे हाथ को दबाओ, उसको आपकी बात समझ नहीं आती, चाहे वो बज़ाहिर होश में बैठा हुआ है, तो आप क्या समझते हैं कि उसके मुंह में कोई चीज़ डालेंगे वो निगल सकेगा? उसको हो सकता है कि निगलने का ना पता हो, नीम बेहोश या बेहोश को निगलने का नहीं पता होगा। और वो सांस की जो नाली है, जो सांस की नाली के ऊपर सुराख है, वो खुला रहता है जब तक आप कोई चीज़ निगलने की कोशिश नहीं करते, इसलिए तो सांस आसानी से आ रहा है। हम ये जो बात करते हैं ना, तो बात करने के लिए भी हवा उस सांस की नाली में जाती है और फिर वापस आती है, साउंड क्रिएट होता है। उसे वोकल कार्ड भी कहते हैं हम, वोकल बॉक्स भी कहते हैं। तो वहाँ जाती है हवा, फिर वापस आती है, तो फिर साउंड क्रिएट होता है। तो अगर वो खुली ना रहे तो मसला होगा, इसलिए वो हर वक्त खुली रहती है, ये कुदरती निज़ाम है। अब जो भी चीज़ मुंह में खाने पीने वाली डालेंगे वो कहाँ जाएगी? सांस की नाली में जाएगी। और सांस की नाली में पानी का एक कतरा छोड़ें, बहुत बड़ी चीज़ है। हम अक्सर कह देते हैं जी हमें डस्ट एलर्जी है, हमें छींकें आना शुरू हो जाती हैं, हमें खांसी शुरू हो जाती है, उत्तू आना शुरू हो जाता है।
भी डस्ट का पार्टिकल इतना छोटा है जो नज़र नहीं आ रहा, और सांस की नाली में वो जाए तो वो रिएक्ट होना शुरू हो जाता है। तो अगर पानी डालेंगे तो किस तरीके से बंदा सर्वाइव कर सकेगा? और वैसे ही वो सांस की नाली को बंद कर देगा, हवा गुजर नहीं पाएगी, ऑक्सीजन मिलेगी नहीं, उसके बाद जो है डेथ होना शुरू हो जाएगी, ब्रेन की भी डेथ होना शुरू हो जाएगी। तो इसलिए कभी भी बेहोश बंदे के खाने पीने वाली चीज़ कभी भी उसके मुंह में नहीं डालनी। और ये ऐसी बात है कि आप घरों में भी जाके बता सकते हैं, पढ़ा लिखा होना ना अनपढ़ होना उसमें कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है, चाहे कोई भी शोबा हो। और इसी तरह बच्चों को भी अपने लेक्चर के अंदर भी आप ना कन्वे कर सकते हैं कि बेटा अगर कभी कोई बंदा बेहोश हो जाता है, कोई बच्चा बेहोश हो जाता है, खासकर गर्मी में होता है, रिसर्च के वक्त हो जाता है, तो कभी भी आपने फौरी तौर पर पानी नहीं डालना। हमारा पहला रिएक्शन ये होता है। और दूसरे नंबर पर मैंने अभी कहा कि आपने हाथ पाँव रब नहीं करने। बेहोश बंदे के मुंह में कभी भी मैडम पानी नहीं डालना, खाने पीने वाली कभी भी कोई चीज़ नहीं डालनी, कोई भी खाने पीने वाली चीज़ नहीं डालनी। क्यों नहीं डालनी बाकी आपके ना जो टीचर्स हैं वो आपको बताएंगे, उसका मैकेनिज्म बता देंगे, लॉजिक बता देंगे। दूसरा, आपने क्या नहीं करना, कोशिश करें कि उसके हाथ पाँव रब ना करें। इंसान बेहोश उस वक्त होता है जब ब्रेन को सप्लाई कम हो जाती है। आप ब्लड की कह लें या ब्लड के अंदर जो मुख्तलिफ़ किस्म के खुराक के अज्जा हैं, या ऑक्सीजन कह लें, उसकी जब ब्रेन को सप्लाई कम हो जाती है उसके नतीजे में इंसान नहीं बेहोश या बेहोश होता है। अब अगर आप लोकल हिस्से को किसी को भी रगड़ेंगे तो वहाँ पे टेम्परेचर गेन होगा और वहाँ पे सर्कुलेशन ज़्यादा हो जाएगी। जब वहाँ पे सर्कुलेशन ज़्यादा होगी, जो ब्लड ब्रेन को मिलना चाहिए था वो इसी तरफ आना शुरू हो गया। ठीक है, इसलिए आपने रब नहीं करना, कभी भी नहीं करना। अब आपने करना क्या है, ये तो मैंने बताया ना काम जो नहीं करने। आपने करना क्या है, सिंपल, जो बंदा बेहोश हो रहा है या आपके सामने हुआ है उसे दोबारा खड़ा करने की या चेयर पे बिठाने की कोशिश ना करें, बल्कि आपको लग रहा है ना ये बेहोश हो सकता है, हो सकती है, फौरी तौर पर उसको ज़मीन पे या ऐसी चीज़ पे लिटा दें जिससे वो गिरे ना। लिटा दिया, लिटाने के बाद आपने क्या करना है, उसकी जो पाँव वाली साइड है उनको ऊंचा कर देना है, हाथों वगैरह को ऊंचा कर देना है। जो ब्लड टांगों के अंदर या बाजुओं के अंदर होगा वो दिल की तरफ जाएगा, दिल उसे पुश करेगा ब्रेन की तरफ, और जल्दी से रिकवरी होगी। और ब्रेन के जो सेल है उनके डाई होने के चांसेस भी कम हो जाएंगे, उसकी प्रोबेबिलिटी भी कम हो जाएगी। अगर वो काफ़ी देर तक बेहोश है तो उसे सीधा ना लेटा रहने दें। जो इंसान बेहोश होता है उसके मसल जो है ना वो ढीले हो जाते हैं। अगर किसी को आपने डायग्नोज करना है ना ये बेहोश हो गया है या मकर कर रहा है, ठीक है, आप उसके जिस्म को, बाजू को या टांग को ऊपर उठाएंगे तो वो फौरी धड़म से नीचे जाके गिरेगी। ये नहीं होगा कि वो आहिस्ता आहिस्ता आएगी या रास्ते में रुकेगी, या आप उसको मुंह के ऊपर ऐसे गिराएंगे तो ये कभी नहीं होगा कि मुंह के ऊपर ना गिरे और साइड पे ही गिरे, तो मसल्स ढीले हो जाते हैं। इसी तरह ज़ुबान भी एक मसल है। ज़ुबान क्या होती है, या तो तालू के साथ जाके चिपक जाती है या फिर उल्टी होकर हलक के अंदर गिर जाती है। इन दोनों कंडीशंस को कहा जाता है टंग फॉल बैक। उससे क्या होगा, सांस का रास्ता बंद हो जाएगा। सांस का रास्ता बंद होगा, हवा जो है फेफड़ों तक नहीं पहुंचेगी, हवा नहीं पहुंचेगी तो इट मीन कि ऑक्सीजन ब्लड में शामिल नहीं होगी और ब्रेन को नहीं मिलेगी, और उसकी वजह से क्या हो सकता है कि डेथ हो सकती है। इसलिए आपने जो ऐसा बंदा हो फौरी तौर पर उसकी गर्दन पीछे करें और उसे करवट के बल लिटा दें, सीधा ना लिटाएं। और दूसरे नंबर पे क्या फ़ायदा होगा करवट के बल लिटाने का, माउथ सक्रीशन जो है बेहोश बंदे की ज़्यादा हो जाती है। कभी आपने मिर्गी का मरीज़ देखा हो, जब वो बेहोश होता है मुंह के अंदर झाग वगैरह, या अमूमन लोग बेहोश होते हैं थूक या जो झाग वगैरह मुंह के अंदर इकट्ठी हो जाती है, वो भी अगर सांस की नाली में जाएगी तो वो भी सांस की नाली को बंद कर देगी। तो इसलिए आपने उसे करवट के बल, पहला लेसन तो आज का ये हो गया। तो ये बात नहीं, दोनों भी कर सकते हैं। मसलन करवट दिलवा दी ना आपने, आप पाँव बहुत ज़्यादा ऊंचे नहीं करने होते, जो लेग साइड है ना उसकी आपकी फुट साइड है बहुत ज़्यादा ऊंची नहीं करनी। आपने दिल से जो है तकरीबन 4 से 6 इंच, ज़्यादा भी हो जाए तो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन कम अज़ कम 4 से 6 इंच हार्ट लेवल से। आपने अगर दिल की तरफ ही करवट दी है तो दिल से थोड़ा सा ऊँचा, अगर आपने दूसरी साइड पर भी करवट दी है तो दिल से 4 से 6 इंच जो है ना आपने ऊँचा करना है। तो वो दोनों काम ही पॉसिबल है कि करवट भी दिला सकते हैं, किसी भी तरफ दे सकते हैं, मेडिकल के हवाले से कोई मना नहीं है। बस ये देख लें कि जिस साइड पे इंजरी है उस साइड पे ना दें आप। बाद टाइम ये होता है ना बेहोश हुआ इंसान, गिरा, चोट लगी, पहले चोट नहीं लगी हुई थी लेकिन गिरने के बाद चोट लगी, तो जिस साइड पे इंजरी है उस साइड पे आप करवट ना दें, ताकि फर्स्ट एड करने में भी आसानी हो और पता भी चलता रहे कि कितनी इंजरी है। चलें, 2 सवाल आ गए हैं। एक तो ये कि बेहोशी के बाद भी झाग आ जाती है और मिर्गी के पेशेंट जो है ना अगर वो बेहोश होते हैं तो फिर भी झाग आ जाती है। और दूसरा सवाल था कि अगर कोई बंदा स्विमिंग जो करता है उसके गले में पानी चला गया
और वो डेफिनेटली अगर पानी चला गया तो उस वक्त उसको मदद पड़ेगी ना जब वो बेहोश होगा, ठीक है, या फिर जो है वो अपनी मदद खुद नहीं कर पाएगा, तो उसके लिए क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले जो है ये बच्चे का सवाल रिस्पॉन्ड कर देते हैं कि जो बच्चा जो भी बच्चा है या बड़ा है, अगर वो स्विमिंग कर रहा है और उसके गले के अंदर पानी चला गया है, तो सबसे तो पहले आप कोशिश करें कि उसे आप बाहर लेके आएँ, उस पानी से बाहर लेके आएँ। बाहर से लाने के बाद उसका मुंह खोल के देखें, जितना पानी आपको अगर नज़र आता है तो उसको साफ़ कर दें कपड़े की मदद से, किसी और चीज़ की मदद से, ठीक है। अगर वो बेहोश नहीं हुआ मुकम्मल तौर पे, या वो रिस्पॉन्स कर रहा है, आपको बेहोश है बज़ाहिर, लेकिन अगर आप उसको कोई तकलीफ़ देते हैं, चुटकी काटते हैं, तो वो रिस्पॉन्स कर रहा है आपको, तो आप उसे करवट के बल लिटाएँ और उसके गर्दन को पीछे कर दें, और उससे क्या होगा कि पानी निकलना शुरू हो जाएगा। अगर वो मुकम्मल तौर पर अनरिस्पॉन्सिव है, किसी किस्म का रद्द-ए-अमल ज़ाहिर नहीं कर रहा, तो एक अमल कहते हैं CPR, प्रैक्टिकल चीज़ है वो, तो वो मैं आपको करके दिखाऊंगा, फिर वो करनी होती है, ठीक है। तो इसलिए उसको पेंडिंग कर लेते हैं। अब बात रहेगी, हाँ, वो पंपिंग, वो मैं अब बताऊंगा, ठीक है ना। अच्छा, तो दूसरी बात थी कि अगर ना बेहोश हो गया, आपने ना इस साइड पे नहीं जाना कि उसकी हिस्ट्री क्या है, ठीक है। हम अगर हिस्ट्री की बात भी करते हैं ना, तो हम सिनेरियो की बात कर रहे होते हैं कि वो सिनेरियो हुआ क्या, कि कैसे गिरा, किस तरह हुआ। हम उसकी ना लंबी चौड़ी हिस्ट्री पे नहीं जाते कि मेडिकल हिस्ट्री पे। आपने देखना है कि पेशेंट की उस वक्त कंडीशन क्या है। कंडीशन है अनकॉन्शियस, बेहोश हो गया। अच्छा, उसके नतीजे में हो क्या रहा है, मुंह में झाग आ रही है, तो आपने झाग साफ़ कर देनी है। एपिलेप्सी या जो मिर्गी है ना, इसका मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूँ, हमारे माइंड के अंदर बहुत सारी कन्फ्यूजन होती हैं। एपिलेप्सी क्या है कि एक ऐसी बीमारी है जिसके अंदर झटके लगते हैं, कन्वल्जन या फिट्स कह लें आप, झटके लगते हैं बॉडी के अंदर। वो एक ख़ास फेज़ होता है, वो 30 सेकंड का भी हो सकता है, 2 मिनट 4 मिनट का भी हो सकता है, और उसके बाद क्या होता है, अमूमन जो पेशेंट है बेहोश हो जाता है। जब मरीज़ को झटके लग रहे हों, आपने उसकी बॉडी को कभी भी काबू करने की कोशिश नहीं करनी। आपने सिर्फ क्या करना है कि वो मरीज़ गिरे ना, वो मरीज़ ना गिरे जी। तो उसमें अमूमन कन्फ्यूजन ये पाई जाती है कि हम ना क्या करते हैं, उसको जाके काबू करना शुरू कर देते हैं। काबू नहीं करना उसको, सिर्फ आपने ये ख्याल करना है कि गिरे ना वो, और जैसे ही वो एपिलेप्सी का दौरा ख़त्म होगा वो मरीज़ बेहोश हो जाएगा। अब अमूमन जो डेथ होती हैं वो बेहोश होने की वजह से होती हैं। हम उसके सांस के रास्ते को क्लियर नहीं कर पाते, वही जो सिक्रीशन है माउथ की सांस की नाली में चली जाती है, या हम जैसे मैंने अभी कहा, कोई ना कोई आबे ज़मज़म पिलाना शुरू कर दिया, इन्हों जुत्ती संघाओ, ठीक है। दुध वाला जा रहा है, दुध उन्होंने पता लग गया जी कि उन्हें मिर्गी का दौरा किसी को पैंदा पिया, बेहोश हो गया, दूर ही आवाज़ देगा, वो इन्हों जुत्ती संघाओ। आप देखें ना, स्पेशलिस्ट से भी ज़्यादा वो स्पेशलिस्ट है। दूर से उसने डायग्नोज कर लिया, उसको रीज़न्स भी पता चल गई किस वजह से बेहोश हुआ है, और उसने इलाज भी बता दिया। तो ना कोई जूती सिंघाने से कोई फ़ायदा होता है, ना बाकी टोटके करने से। आपने वो खुद ब खुद ही उसने होश में आना है। वो एक मिर्गी का ऐसे कह लें कि फ़ेज़ हैं। फर्स्ट फेज़ में कन्वल्जन्स होते हैं, और सेकंड फेज़ में वो बंदा बेहोश या नहीं बेहोश हो जाता है, उसके बाद वो होश में आ जाता है। हाँ, आपने बेहोश बंदे की केयर ज़रूर करनी है। उसका मुंह साफ़ करना है, उसकी ज़ुबान जो है तालुक के साथ चिपकने नहीं देनी, उसके फुट एंड को एलिवेट कर देंगे तो जल्दी वो रिकवर हो जाएगा, और उसे करवट के बल लिटा दें, और खाने पीने वाली कोई भी चीज़ ना दें। क्लियर? ये आपने काम करना है। जी 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 फौरी तौर पर अगर तो अटैक हो रहा है, आपको पता चल गया कि अभी ना अटैक हो रहा है, उसमें आप ये भी कह सकते हैं उसे कि लंबे लंबे सांस ले, उसकी वेंटिलेशन। हाँ, अगर होश नहीं है, फिर आप अपने एंड पे सिर्फ क्या कर सकते हैं कि उसकी जो बेहोशी वाली कंडीशन है उसे मैनेज कर सकते हैं, और जितना जल्दी हो सके आप डॉक्टर के पास लेके जाएं। इसके जैसे जैसे टाइम गुजरता जाएगा उतने रिकवरी के चांस कम होते जाएंगे। फालिज में 2 तरह का होता है। फालिज बास टाइम होता है कि बॉडी का सिर्फ फंक्शन जो है, ब्रेन का जो फंक्शन है ना, किसी खास हिस्से का सिर्फ फंक्शन जो मुतासर हुआ। अब जिस हिस्से का फंक्शन मुतासर हुआ, वो वाला हिस्सा किसी ना किसी जिस्म के हिस्से को कंट्रोल कर रहा था, वो वाला जो हिस्सा है ना, उसके साथ कम्युनिकेशन उसकी कम हो जाएगी या बिल्कुल बंद हो जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा कि वो हिस्सा काम नहीं करेगा। दूसरा ये होता है कि कोई पैथोलॉजिकल चेंज आ जाता है कि ब्रेन का या सेल्स डैमेज कह लें, वहाँ पे कोई खून वगैरह निकला, सेल्स के ऊपर दबाव डाल दिया। अब वहाँ पे जहाँ पे सेल्स डैमेज हो गया, वहाँ पे रिकवरी के चांस कम होते हैं। लेकिन अगर आप फौरी तौर पर हॉस्पिटल नहीं लेके जाएंगे तो मज़ीद सेल डैमेज होते रहेंगे। तो उसका हल क्या है कि उस बंदे का जो बेहोशी वाली जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, स्टेप्स बताए हैं, उसके ऊपर अमल करते हुए जल्द अज जल्द हॉस्पिटल लेके जाएँ, उसमें टाइम ना वेस्ट करें। हाँ जी, और टिप्स उसके अंदर यही है कि उसके एयरवे को क्लियर रखें। उसका इसी तरह अगर आप ब्लड प्रेशर चेक कर सकते हैं, ब्लड प्रेशर वगैरह देखें।
अगर वो मुकम्मल तौर पर बेहोश है तो फिर तो आपने कोई चीज़ नहीं देनी। अगर हाँ ब्लड प्रेशर ज़्यादा हुआ है, अभी बंदा जो है ना होश में है, आपको चाहे वो रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहा, बात नहीं कर पा रहा, लेकिन वैसे होश में है, आपकी बात समझ रहा है, आपको देख रहा है, तो आप उसको फौरी तौर पर जो रूटीन की मेडिसिन अगर कोई मिस हुई है वो दें। अमूमन हमारे घर में ऐसे ही होता है, जो एजड लोग हैं, ब्लड प्रेशर के पेशेंट होते हैं और खा खा के मेडिसिन उगता जाते हैं, वो जी नहीं खाते हम ना, 2-4 दिन छोड़ दी, वो जैसे ही छोड़ी तो बॉडी के अंदर मुख्तलिफ मसाइल चल रहे होते हैं। एज ज़्यादा होने के साथ साथ कोलेस्ट्रॉल, यानी कि ऐसे कह लें कि जो ब्लड है ना वो थिक होना शुरू हो जाता है और ब्लड प्रेशर भी ज़्यादा होना शुरू हो जाता है। अब वो मेडिसिन नहीं लेते, ब्लड को डाइल्यूट करने वाली, ब्लड प्रेशर को नीचे करने वाली, वो अचानक से ब्रेन के ऊपर स्ट्रोक होता है और स्ट्रोक की वजह से किसी ना किसी जिस्म के हिस्से का फालिज हो जाता है। जो फालिज चोट लगने की वजह से होता है वो ज़्यादातर होता है कि जहाँ चोट लगी उससे नीचे वाला, और ज़्यादातर जो स्ट्रोक की वजह से होता है वो लेफ़्ट या राइट वाला होता है। तो बहरहाल एहतियात यही है कि आपने बेहोश बंदे के लिए जो चीज़ें बताई हैं उसके ऊपर अमल करना है और जल्द अज जल्द हॉस्पिटल ले जाना है। इसके अंदर अपनी कोई भी डॉक्टरी नहीं करना, किसी के टोटकों के ऊपर भी अमल नहीं कर रहा। मैं अब इसलिए तो आपको ना कोई एडवांस चीज़ नहीं बता रहा, हमने बियॉन्ड कैपेसिटी, बियॉन्ड ट्रेनिंग कभी भी नहीं जाना, ना आपको जाने का कहना है। जितनी चीज़ बताई है, जितनी मैंने लॉजिकली समझाई है आपको, आपने उसके ऊपर ही अमल करना है, उससे आगे नहीं जाना। उसके कंट्रोल करने के लिए वैसे कोई हाँ मेडिकेशन हम बिल्कुल नहीं बताते। वैसे तो मेडिसिन हम तो मेडिसिन देते हैं, लेकिन आप लोगों को नहीं बता सकते। मेडिकेशन के हवाले से ना बड़ी चीज़ों का ख्याल करना होता है। ऑलरेडी कोई मेडिकेशन तो नहीं चल रही, ठीक है, रूटीन में ये ब्लड प्रेशर की मेडिसिन तो नहीं लेता, डोज मिसिंग हुई है या डोज काम ही नहीं कर रही, इसके अलावा इसको कोई मसला तो नहीं है, कोई हेमरेज वगैरह का कोई मसला तो नहीं है, कोई स्टमक का कोई मसला तो नहीं है, किसी मेडिसिन के साथ इसका काउंटर इंडिकेशन तो नहीं होगा, कोई रिएक्ट तो नहीं करेगी, कंपैटिबिलिटी होगी भी कि नहीं, ये सारी चीज़ें मद्देनज़र रखनी होती है। तो इसलिए मेडिकेशन नहीं बता सकते आपको, टिप्स ये बता सकती हैं कि अगर डोज मिसिंग हुई है तो डोज दे दें, अगर डोज मिसिंग नहीं हुई तो ऐसे मरीज़ को कोशिश करें कि कंफर्टेबल पोजीशन, और अमूमन कंफर्टेबल पोजीशन क्या होती है, जिनका ब्लड प्रेशर हाई होता है, आप उन्हें सिटिंग पोजीशन में बिठाएं, सिटिंग पोजीशन हो उसकी, लिटाएं ना उसको। वो क्या होगा कि जब आप सिटिंग पोजीशन में बिठाएंगे या सिटिंग पोजीशन में होगा वो पेशेंट, तो ब्लड जो है उसके दिल की तरफ कम जाएगा और दिल जो है उसे काम भी कम करना पड़ेगा, जिसकी वजह से कुछ चांसेस होते हैं कि जब तक आप ले नहीं जाते, डॉक्टर नहीं आ जाता, उस वक्त तक कम नुकसान होने, हाँ जी, कम हो जाते हैं। क्लियर होगी ये बात? अदरवाइज़ ये सिर्फ टिप्स है। और पानी वगैरह कहते हैं, पानी अगर पेशेंट कह रहा है बार बार तो थोड़ा बहुत दे सकते हैं। पानी ना होता क्या है, आप बात कर रहे हैं तो चलो मैं कर देता हूँ क्लियर आपको। जब किसी का ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो और इतना ज़्यादा हो कि एमरजेंसी ट्रीटमेंट देना हो, तो हम 2-3 किस्म का ट्रीटमेंट करते हैं। हमसे मुराद है मेडिकल से जो रिलेटेड लोग हैं, चाहे आप हॉस्पिटल में ले जाते हैं। पहला ट्रीटमेंट होता है कि उसके ब्लड प्रेशर को कम करने वाली मेडिसिन। दूसरा ट्रीटमेंट होता है कि ब्लड को डाइल्यूट करने वाली, पतला करने वाली। तीसरा ये होता है कि ब्लड का वॉल्यूम करने वाली जो मेडिसिन देते हैं। अमूमन आप देखेंगे कि जिसका ब्लड प्रेशर ज़्यादा हुआ, डॉक्टर के पास गया, उसके बाद उसको ना बार बार यूरिन आता है, वो इसी वजह से आ रहा होता है कि मेडिसिन ऐसी दी होती है जिसकी वजह से यूरिन पास होता है, ब्लड वॉल्यूम नीचे आ जाता है। जिस ब्लड वॉल्यूम कम होगा डेफिनेटली प्रेशर ज़्यादा होगा। मैं यहाँ से ना कोई पत्थर लेके छोटा सा मैं दीवार पे मारूँ तो उसका एक मखसूस प्रेशर होगा, उसी डिस्टेंस के ऊपर उसी फोर्स के साथ मैं अगर ईंट उठा के मारूंगा दीवार पे तो डेफिनेटली उसका ना ज़्यादा चोट लगेगी, ज़्यादा उसका जो स्ट्राइक होगा। ऐसे ही है ना, तो वॉल्यूम ज़्यादा होगा, उसका स्ट्राइक भी जो ब्लड की वेसल्स है उसके ऊपर ज़्यादा होगा। ब्लड प्रेशर है क्या असल में? ब्लड प्रेशर ये है कि खून की अंदरूनी दीवारों के ऊपर, जो नालियाँ है ना खून की नालियाँ, उसकी अंदरूनी दीवारों के ऊपर प्रेशर, उसकी वजह से जो प्रेशर क्रिएट होता है उसको हम कहते हैं ब्लड प्रेशर। अब जितना वॉल्यूम ज़्यादा होगा उतना प्रेशर ज़्यादा होगा इंटरनल वाल्व्स के ऊपर और उतना ही वो नुकसान करेंगे। क्लियर? चलें जी, अब आपके सवालों को तकरीबन रिस्पॉन्ड कर दिया। अब जो मेरा प्लान है उसके मुताबिक मैं मज़ीद परसू करता हूँ कि अगर ब्लड ज़ाया हो रहा हो चोट लगने की वजह से, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ, ये अमूमन ना बच्चों के हवाले से, अमूमन अल्लाह ताला ने अगर कोई कमी रखी होती है ना तो किसी ना किसी चीज़ की ज़्यादा सलाहियत भी दी होती है। तो ये माशाल्लाह एक्टिव भी ज़्यादा होते हैं, शरारती भी ज़्यादा होते हैं, ठीक है, इनको काबू करना भी मुश्किल होता है, तो इनको चोट लगने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। तो इसलिए ना इनको चोट लगने के हवाले से बताना ज़रूरी है कि अगर किसी की वजह से चोट लग जाती है, अगर तो है माइनर सा वूंड, उसमें भी दो तरह के वूंड हो सकते हैं। एक होता है क्लोज वूंड, कोई भी चोट लगी है ना, वो वूंड है, इंजरी हुई है। अब एक क्लोज इंजरी हो सकती है, एक हो सकती है ओपन इंजरी। क्लोज वूंड भी कह सकते हैं, ओपन भी। क्लोज के अंदर क्या है कि स्किन अपनी जगह पे कायम रहेगी,
स्किन रप्चर नहीं होगी। बनीथ द स्किन जो ब्लड वेसल्स हैं, नर्व्स हैं, मसल्स हैं, उनको नुकसान हुआ होगा। तो इसमें अमूमन हमने क्या करना होता है कि उस हिस्से को गर्म नहीं करना। जैसे मेरी माँ करती थी, चोट लग जाती बंद चोट, तो माँ ने कपड़े को ना गर्म करना या कपड़ा रख के, हाँ वो ये वाला काम नहीं करना। वहाँ पे मज़ीद सर्कुलेशन होगी, मज़ीद ब्लड लॉस होगा। आपको नज़र तो नहीं आ रहा, लेकिन स्किन के नीचे हो रहा है वो काम। तो आपने वहाँ पे करना क्या है, उस हिस्से को सबसे पहले उसकी हरकत को रोकना है। ज़्यादा जैसे हम ना कहते हैं चोट गिर जाए कोई, जवान बन इन्हों हिला नहीं थे इतनी जम जाए, इस तरह की बात नहीं करना। उसको आपने रेस्ट की हालत में रखना है। उसको क्या करना है, रेस्ट की हालत में रखना है। दूसरा काम उसके लिए क्या कर सकते हैं आप, इसके लिए वैसे प्रॉपर मेथड होता है राइस मेथड है। हाँ, मुझे अगर पॉइंटर मिल जाए ना तो मैं आपको अच्छे तरीके से, और आपको इंशाल्लाह याद भी रहेगा, तस्वीर भी बना सकती हैं आप उसकी, लिख भी सकती हैं, ये आ जाएगा वहाँ तक। ये है क्लोज वुंड, और इसको फर्स्ट एड देने का तरीकाकार क्या है, राइस। ये और राइस कोई नहीं जड़ा ना बिरयानी वाले होंगे, ये वो वाले राइस है, ये एब्रीवेशन है। आर स्टैंड फॉर रेस्ट। आपने अफेक्टेड एरिया की जो मूवमेंट है उसे मिनिमाइज करना है, जितनी कर सकते हैं, जितनी पॉसिबल हो, तो आपने उसे रेस्ट की हालत में रखना है, टेक इन द रेस्ट कंडीशन। और आई स्टैंड फॉर आइसिंग। आइसिंग, आइसिंग, आइसिंग मीन ठंडी टकोर करना। ठंडी टकोर करने से क्या फ़ायदा होगा, दो फायदे होंगे। अच्छा, तो ठंडे करने से क्या फ़ायदा होगा कि आपको पता है कि गर्म करने से चीज़ों का ना डायामीटर ज़्यादा होता है, और इसी तरह जो मेल्ट हो सकती हैं चीज़ें वो मेल्ट होती हैं, पिघलती हैं। अब बनीथ द स्किन ब्लीडिंग हो रही है, और कुदरती अमल ये होता है कि खून जब खून की नालियों से बाहर आता है तो उसके बाद उसका क्लॉट बनना शुरू हो जाता है, और वो क्लॉट बनना शुरू हो जाता है। अब अगर हम उस हिस्से को गर्म करेंगे या हरकत देंगे तो क्या होगा कि क्लॉट बनने के अंदर डिले होगा। अगर आप हरकत देते हैं, जो क्लॉट बना होगा आगे पीछे होगा, मज़ीद खून निकलेगा, और इसी तरह गर्म करते हैं तो वो क्लॉट पिघलना शुरू हो जाएगा। दूसरा, जो खून की नालियाँ जो कट गई है, जिसका सिरा बन गया है, जो हमें नज़र नहीं आ रहा, उसका डायामीटर ज़्यादा होगा, और वहाँ पर इस वजह से ज़्यादा ब्लड लॉस होगा। तो आपने इसलिए उसे गर्म नहीं करना बल्कि ठंडा करना। ठंडा करने से वही फ़ायदा होगा उलट कि क्लॉट जल्दी बनेगा, खून की नालियों का डायमीटर जल्दी कम होगा, और कुदरती अमल है उसके बाद वो हील हो जाएगी, नुकसान कम से कम होगा। गर्म करने से ये हो सकता है कि मरीज़ को ऐसा लगे कि तकलीफ़ कम है, लेकिन नुकसान इसका होता है कि अक्सर वहाँ पे क्लॉट इतना ज़्यादा बन जाता है, फिर ऑपरेट करके उसको निकालना पड़ता है। तो इसलिए आपने वहाँ पर ठंडी टकोर। और सी स्टैंड फॉर कंप्रेशन, दबाव देना। जहाँ पे चोट लगी है वहाँ पे अलामात क्या हो सकती हैं, वहाँ पे स्वेलिंग होगी, वहाँ पे अगर हाथ लगाएंगे तो पेन होगा उस हिस्से को, और वहाँ पे डिस्कलरेशन भी हो सकती है। ये तीन अलामात मेन हो सकती हैं, साइन एंड सिम्टम्स हो सकते हैं। तो साइन एंड सिम्टम्स से आपको अंदाज़ा हो जाता है कि सीवियरिटी कितनी है। आपने फिर तीसरा काम क्या करना है, उसके ऊपर कोई कपड़ा वगैरह कोई और चीज़ रख के, या अगर पट्टी बनी बनाई मिलती है वो रख के उसके ऊपर आपने मुनासिब दबाव के साथ लपेट देनी। लास्ट वन क्या है, ई स्टैंड फॉर एलिवेशन। जो हम कहते हैं ना पॉवर्टी एलिवेशन, ये वो वाला एलिवेशन नहीं है, ये ई वाला, यानी कि बढ़ाना, कम करने वाला नहीं। तो आपने ऊंचा कर देना उसके हार्ड लेवल से अगर पॉसिबल हो। ये कहाँ पॉसिबल हो सकता है, अगर चोट लगी है बाजू के ऊपर, टांगों के ऊपर। लेकिन एक बात का ख्याल करना है कि खड़े बंदे की टांग नहीं खींच देनी, ठीक है, जहाँ पे पॉसिबल हो। ठीक हो गया। तो ये मेथड है प्रॉपर क्लोज वुंड के लिए, चाहे वो छोटा है चाहे बड़ा है, चाहे किसी भी चीज़ की वजह से हुआ है, कोई हिट हो गया है, कोई गिरने की वजह से हो गया है, कोई लड़ाई झगड़े के नतीजे की वजह से हो गया है। क्लोज वुंड के लिए जहाँ पे स्किन रप्चर ना हुई हो, जहाँ पे हल्की सी भी फ्रैक्शन हुई है, रगड़ लग गई है, वो क्लोज वुंड नहीं कहलाएगा। जहाँ पे हाँ, तो गलत करते हैं ना हम। रब क्यों करते हैं कि टेम्परेचर गेन हो। टेम्परेचर गेन करने से ना सुकून मिलता है, थोड़ा सा पेन में ना रिलीफ मिलता है। लेकिन अगर आप पेन में उस वक्त रिलीफ देंगे तो उल्टा उसका नुकसान होगा, हीलिंग प्रोसेस कम हो जाएगा, लो डाउन हो जाएगा, और इसी तरह डिले होगा उसमें। तो इसलिए आपने रब नहीं करना बहुत ज़्यादा। रब तो ना ये देखें, अब तो वैसे ना मेल्स भी यूज़ करते हैं, ठीक है, और फीमेल्स पहले वुमन यूज़ करती थी फेस वाश। हम फेस वाश ना उसकी लॉजिक नहीं वैसे आज तक समझे। फेस वाश का ना मकसद क्या होता है, होता तो वो भी साबुन ही है, लिक्विड सोप होता है वो भी, ठीक है, और जो दूसरा है वो सॉलिड फॉर्म में है या सेमी सॉलिड फॉर्म में है। फेस वाश का मकसद ये था
कि हमें रब ना करना पड़े ज़्यादा। जब आप रब ज़्यादा करते हैं तो जो खून की बारीक बारीक नालियाँ होती हैं वो रप्चर होती हैं, और चेहरे का जो कुदरती ग्लो होता है, चाहे रंग जैसी मर्जी हो, जो कुदरती ग्लो होता है ना, वो डल होना शुरू हो जाता है। तो हम बल्कि क्या करते हैं, वो फेस वॉश को भी लगा के ना, जितना ज़ोर ज़ोर से लगे होते हैं, ठीक है। तो कहने का मकसद, हाँ, आप देखें ना कि जब से फेशियल आया है रंग पवा गए होंगे ना, थोड़े बेहतर हो गए ने, ठीक है, लेकिन जो कुदरती कम्प्लेक्शन था वो ख़राब हो गया, जो कुदरती ग्लो होता था। तो हमारी ना जो माएँ हैं वो तो कभी वो क्या कहते हैं ना, फेस वॉश यूज़ किया ना, कभी ब्यूटी पार्लर पे गई हैं, शायद उनको पता भी ना हो ब्यूटी पार्लर किसे कहते हैं, लेकिन उनका एंड तक ना कम्प्लेक्शन ग्लो करती होती थी स्किन उनकी। तो ये सिर्फ इसी वजह से है ना कि हम अननेचुरल चीज़ों की तरफ चले गए हैं। बहरहाल टॉपिक नहीं है वो, तो सिर्फ समझाने का मकसद था मेरा। तो रब इसलिए आपने कभी भी नहीं करना, और कहीं पे चोट लग जाती है, हम आयोडेक्स लगा रहे हैं या कोई और मेडिकेटेड क्रीम लगा रहे हैं, उसको भी रब नहीं करना होता। जस्ट आपने लगाया, हल्का सा उसको फैला दिया, उसको ज़ोर ज़ोर से रगड़ना नहीं है आप। अक्सर अगर आप पढ़ेंगे भी तो ऑइंटमेंट्स के ऊपर लिखा होता है अप्लाई जेंटली या रब जेंटली, कि अगर आपने ऐसे हाथ से ना उसे लगा भी रहे हैं, रब भी करें तो बिल्कुल नरम हाथ से, रगड़ना नहीं है बहुत ज़ोर ज़ोर से, इस चीज़ का ख्याल रखना होता है। तो वूंड को कभी भी, क्लोज वूंड के अंदर कभी भी आपने उसको रगड़ना नहीं। क्लियर होगी बात? बोर तो नहीं हो रहे? चाहे 1 ड्रॉप क्यों ना हुआ हो, या हल्की सी ब्लीडिंग लाजमन होती है उसमें, अब वो खुद, अगर हल्की सी माइनर सी ब्लीडिंग होगी खुद ही रुक जाएगी, अगर मॉडरेट है, थोड़ी सी ज़्यादा है, तो उसमें हो सकता है कि आपको खुद रोकनी पड़े, और आपने पहले ब्लीडिंग को रोकना है, उसके बाद अगर सीवियर है तो फिर आपने सिर्फ और सिर्फ वूंड को भूल के ब्लीडिंग को रोकने की कोशिश करनी है। क्यों? क्योंकि 5 लीटर औसतन खून है जिस्म के अंदर, 1 लीटर या 1 से ज़्यादा खून ज़ाया हो, 1 लीटर से ज़्यादा खून ज़ाया हो तो इंसान की किसी भी वक्त मौत वाक़ हो सकती है। तो हमने मौत से बचाना है उसे, हमने उसकी जो ज़िंदगी है, हमने जब पेशेंट को डील करने जाते हैं, रेस्क्यूज़ की बात कर रहा हूँ, तो वहाँ पे ऐसे पेशेंट मिलते हैं आपको कि 1 से ज़्यादा पेशेंट भी होते हैं, या समटाइम एक ही पेशेंट को इंजरी ज़्यादा होती हैं, हड्डी भी टूटी हुई है, उसको सांस का मसला भी हो रहा है, किसी से ना ब्लड भी बहुत ज़्यादा निकल रहा है। तो हम प्रायोरिटी कैसे सेट करते हैं कि फर्स्ट प्रायोरिटी जो है विक्टिम की लाइफ है, सेकंड प्रायोरिटी जो है वो जो है उसके बॉडी ऑर्गन है, ठीक है, और थर्ड प्रायोरिटी उसकी बिलोंगिंग यानी कि प्रॉपर्टी, उसका सामान, साजो सामान है। तो हम इस तरीके से, अब जिस चीज़ से ज़िंदगी ज़ाया हो सकती है सबसे पहले उसको ट्रीट किया जाता है। जब मल्टीपल कैजुअलिटी होती है या मल्टीपल विक्टिम्स होते हैं, पेशेंट होते हैं इंसिडेंट प्लेस के ऊपर, जिनको सबसे कम इंजरी हुई हो वो सबसे ज़्यादा शोर करते हैं, वो सबसे ज़्यादा शोर करते हैं, और जिनको ज़्यादा मसला होता है वो या बेचारे नहीं बेहोश होते हैं या बेहोश होते हैं। तो हम ये नहीं है कि जो सबसे ज़्यादा शोर कर रहे हैं सबसे पहले उसकी तरफ तवज्जो, अब आम को चाहे लगे कि उसकी तरफ तवज्जो दे रहे हैं, लेकिन हमारा क्या है कि फ़र्स्ट प्रायोरिटी वो लोग होते हैं जिनका मसला ज़्यादा हो, जो बेहोश है, नहीं बेहोश है, या बहुत ज़्यादा उसकी ब्लीडिंग हो रही है, जिसका दिल बंद हो गया, सांस बंद हो गया, तो हमारी प्रायोरिटी पे वो होते हैं। तो हम पहले कैटेगराइज करते हैं और फौरी तौर पर उनको उसी तरतीब के साथ डील कर रहे होते हैं। आपने भी इस चीज़ का ख्याल करना है कि अगर सीवियर ब्लीडिंग हो रही है तो आपने ब्लीडिंग को कंट्रोल, बहरहाल अगर माइनर से मॉडरेट वूंड है, ओपन वूंड है, उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, ओपन वूंड के लिए आपने सी, बल्कि 4C, ये ऐसे इसलिए लगा दिया है कि 4 दफ़ा सी, सी और सी, ठीक है, 4 दफ़ा सी जहन में रखना है। ये इंटरनेशनली एब्रीवेशन क्यों बनाए जाते हैं? एमरजेंसी में कोई भी बंदा हो पैनिक हो जाता है, और बहुत सारी चीज़ें जो आपको पता भी होती हैं वो भी माइंड से निकल जाती हैं। अगर इस तरीके से आसान की होंगी चीज़ें तो फ़ौरन जहन में आया था, अच्छा क्लोज वुंड है, राइस बताया था, अब राइस से कोई ना कोई चीज़ आपके जहन में आ जाएगी, कोई ना कोई एब्रीवेशन आपको याद रह जाएगा। इसी तरह 4C से भी आपको याद रह जाएगा। तो फर्स्ट C स्टैंड फॉर कंट्रोल द ब्लीडिंग, माइनर वुंड है खुद कंट्रोल हो जाएगी, मॉडरेट या सीवियर है तो आपको करनी पड़ेगी। और दूसरा है सेकंड C स्टैंड फॉर क्लीन द वुंड, आपने ज़ख्म को साफ़ करना है। कोई भी अल्कोहल या फिर सिपरेट वगैरह, पायोडीन वगैरह, अगर कुछ भी नहीं मिलता तो सिंपल जो टैप वाटर है वो वाला, ठीक है, तो उससे भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं कहा अलताड़ी समझ गया, ठीक है। और तीसरी जो चीज़ है वो है क्लोज द वुंड। जब ओपन वुंड होता है ना उसके एजेस बन जाते हैं, छोटा है या बड़ा ज़ख्म है उसके सिरे बन जाएंगे, आपने उनके एजेस को करीब लाने की कोशिश करनी है।
हॉस्पिटल सेटिंग में तो ये होता है कि स्टिच कर दिए जाते हैं, लेकिन आपने स्टिच नहीं करने ना आपको अलाउ है। हम भी एम्बुलेंस के अंदर स्टिच नहीं करते, क्योंकि वूंड को जाके डॉक्टर ने एक दफ़ा दोबारा से देखना होता है, उसकी डेप्थ कितनी है, कौन कौन सी वेसल कटी है, ठीक है। तो इस हवाले से उसने ऐसे कह लें कि डायग्नोज करना होता है, तो वो इसलिए फिर हम ना उसके ऊपर कभी भी स्टिच नहीं करते। तो आपने अपने हाथों की मदद से उसके जो एजेस है उसको करीब लाने की कोशिश करते हैं। लास्ट वन सी जो है, कवर द वूंड। आपने ड्रेसिंग और बैंडेज की मदद से उसे कवर कर देना है, ड्रेसिंग और बैंडेज की मदद से, ठीक है, ड्रेसिंग और बैंडेज की मदद से। सवाल अगर आपसे मेरा कोई भी होगा तो सिर्फ और सिर्फ आपको ऐसे कह लें कि आपकी जो अटेंशन है उसे सीख करने के लिए, उसे ग्रैब करने के लिए, कभी भी असेस करने के लिए नहीं होगा। तो जो मेरी तो हाँ, मैं पूछ रहा था ड्रेसिंग और बैंडेज में क्या फ़र्क है, आपने अपने सादा अल्फाज में बताना है, कोई भी बता सकता है। जी जी, आप क्या कहती हैं, आपकी ओपिनियन क्या है मैडम? हाँ, वो ड्रेसिंग है या बैंडेज है? वो ड्रेसिंग है या बैंडेज है? ठीक है मैडम, आप क्या कहती हैं? जी ठीक, करीब तरीन आप ठीक बिल्कुल कह रहे हैं। मज़ीद थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ ताकि ना याद रहेगा। ड्रेसिंग कोई भी मटेरियल, चाहे बनी बनाई पट्टी है, इंग्लिश में ना ड्रेसिंग और बैंडेज है, उर्दू में उसको ना पट्टी ही कहते हैं, उसकी ट्रांसलेशन यही है। चाहे वो बनी बनाई पट्टियाँ हैं, चाहे आप किसी भी मटेरियल को यूज़ कर रहे हैं, जो मटेरियल आप वूंड को डायरेक्टली छुपाने के लिए इस्तेमाल करेंगे, जैसे हमारा ड्रेस है तो वूंड को छुपाने के लिए इस्तेमाल करेंगे, वो वूंड की ड्रेसिंग है। कोई भी मटेरियल है, चाहे आप वो सनी प्लास इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे दुपट्टा, थैंक यू सर, चाहे दुपट्टा इस्तेमाल कर रहे हैं, रुमाल इस्तेमाल कर रहे हैं, बनी बनाई पट्टियाँ इस्तेमाल कर रहे हैं। अब आपने कहा कि ड्रेसिंग है, इन्होंने कहा बैंडेज है, दोनों ठीक कह रहे हैं। उस वो जो सनी प्लास का वो हिस्सा जिसने वूंड को कवर किया हुआ है, दैट इज़ कॉल्ड ड्रेसिंग, और जिसने उसको काबू किया हुआ है, ऊपर वाला जो ना, वो कह ले उसका वो क्या है, चिपकने वाली जो स्टिकिंग टेप है, ठीक है, वो उसकी बैंडेज है। बैंडेज क्या है कि ड्रेसिंग को अपनी जगह पे कायम रखने के लिए जो भी मटेरियल इस्तेमाल करें। अब ये देखें, ये बाय द डेफिनेशन ये ड्रेसिंग है, ये वूंड के ऊपर हम रखते हैं कवर करने के लिए, और ये उसको काबू करने के लिए। लेकिन अगर मेरे पास ये नहीं है, मैंने इसको इस तरह किया, ये हिस्सा इसके ऊपर रख दिया, तो ये बाय द डेफिनेशन अब क्या बन गई, ड्रेसिंग। इसी तरह अगर आपको कोई भी चीज़ नहीं मिलती, मेन मकसद होता है वूंड के ऊपर प्रेशर क्रिएट करना, कंप्रेशन देना। आप वो हाथ की मदद से भी दे सकते हैं, और आप किसी भी कपड़े की मदद से, रुमाल की मदद से दे सकते हैं। इवन के कुछ ना मिले, अगर वूंड बहुत गहरा है, आप समझते हैं कि मैं पट्टियों का इंतज़ाम करने लगी या कोई साफ़ कपड़ा ढूंढने लगी तो टाइम वेस्ट होगा, और उतनी देर में हो सकता है कि वो बंदा या वो बंदी बेहोश हो जाए, या उसको कोई मज़ीद नुकसान ना हो जाए, उसकी डेथ ना हो जाए। तो आप शॉपर वगैरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इवन के गंदे शॉपर भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। मेन मकसद क्या है, दबाव देना। अब मुझे ना ये मिला, मुझे बनी बनाई ड्रेसिंग नहीं मिली, अब मैंने वहाँ पर टाइम नहीं ज़ाया करना है, इस तरह तय नहीं लगानी, ये सब मिली है मुझे, जैसे भी मिली है ऐसे इकट्ठी किया मैंने, इसको इकट्ठा करके जितना कम टाइम लगे और वूंड के ऊपर ऐसे रख दिया और इसको दबा दिया। मकसद है प्रेशर क्रिएट करना, और उसके बाद जो है उसके ऊपर आप पट्टी लपेट। यहाँ पे हमने ना कॉस्मेटिक वाला काम नहीं करना, ब्यूटी पार्लर वाला काम नहीं करना। यहाँ में हमारा मकसद क्या है कि ब्लीडिंग रुक जाए। क्लियर होगी यहाँ तक बात? क्लोज वूंड के लिए मैडम क्या है, कौन सा तरीकाकार है फर्स्ट एड का, और ओपन के लिए 4C, ठीक हो गया। क्लोज के लिए बच्चों को ऐसे समझाते हैं ना, आप याद करवाते हैं, मेमोराइज करवा रहा हूँ, ठीक है। क्लोज के लिए जी, और ओपन के लिए, चले ठीक हो गया। अब प्रैक्टिकल थोड़ा सा करके दिखा देता हूँ ताकि बच्चे भी इन्वॉल्व हो जाए। इसमें जो सबसे अहम चीज़ ये है छोटे मोटे ज़ख्म। फ़र्ज़ करें इग्नोर हो भी जाते हैं, रेस्क्यू का इंतज़ार कर लेते हैं या डॉक्टर का, या किसी को ले जाते हैं किसी के पास, थोड़ा बहुत खून निकल भी जाएगा ना तो उससे उसकी मौत नहीं होती। बाज़ टाइम ज़ख्म होता है बहुत ज़्यादा गहरा, तो आपने सारी चीज़ों को भूल के जस्ट उसकी ब्लीडिंग को कंट्रोल करने की कोशिश करनी होती है, क्योंकि वो होती है लाइफ थ्रेटनिंग, जानलेवा ब्लीडिंग हो सकती है। ब्लीडिंग क्या है, खून की नालियों में गर्दिश करता है। जब खून की नालियों से बाहर आ जाए तो हम उसे कहते हैं लॉस ऑफ ब्लड, और सादा अल्फाज में उसको ब्लीडिंग कह दिया जाता है। तो आपने उसको कंट्रोल करने की कोशिश करना है। उसके लिए मैं तरीके बता रहा हूँ, 3 से 4 तरीके आपको बता रहा हूँ। वो जो तरीके हैं वो आके ना इंटरप्रेट करें मेरे साथ, लाजमन बच्चों के साथ शेयर करें। किधर तरीके चले गए हैं?
हाँ जी, यही बताने जा रहा हूँ। छुरी लग गई है, कुछ भी हो गया है, आपस में झगड़ पड़े हैं, सीढ़ियों से गिर गया है, किसी किस्म का भी ना, तो हाँ वही बताने जा रहा हूँ वो। हाँ जी, स्कूल के वाले से अगर क्लोज वुंड है तो आपने ये, ओपन माइनर वुंड है तो आपने ये वाला, अगर सवियर किस्म की ब्लीडिंग हो रही है तो अब वो बताने जा रहा हूँ। मैंने ना 3 टॉपिक्स के अंदर इसको ना सब टॉपिक्स के अंदर डिवाइड कर दिया, अदरवाइज ना सिर्फ ये इंजरी सिंपल तरीके से भी कैरी कर सकता था, लेकिन ये है कि आसानी से समझ आ जाएगी आपको चीज़ ना, और उसको याद भी रख पाएंगे। अच्छा, दूसरी चीज़ कि अगर बहुत ज़्यादा सीवियर ब्लीडिंग हो रही हो, पहले तो ये बताएं इनको, हाँ बहुत ज़्यादा खून निकल रहा है, तो सबसे पहले खून रोकने की कोशिश करनी है। उसके लिए पहला तरीका क्या है, सबसे बेहतरीन तरीका, कि हाथों पे या तो ग्लव्स पहने हो या फिर शॉपर चढ़ा लें या कोई कपड़ा रख लें दरमियान में। और सबसे पहला काम क्या करना है, इमरान साहब ज़रा आइएगा, सबसे पहला काम क्या करना है आपने, कि सबसे पहले जहाँ पे वुंड है उस जगह को हाथ से ऐसे ऐसे दबा देना। आप सारे मेरे साथ ना ऐसे दबाएंगे अपना ही बाजू ऐसे करके, हाँ ऐसे, ठीक हो गया। ये है फर्स्ट स्टेप, सबसे पहले आपने दबा देना है। इसका क्या फ़ायदा होगा आप टीचर्स के लिए, इसका क्या फ़ायदा होगा कि खून के जो सिरे बने हुए थे जहाँ से खून निकल रहा था उसके ऊपर दबाव आएगा, वो दबेगे खून निकलना बंद हो जाएगा। अमूमन हम क्या करते हैं, ज़ख़म को खून रोकने के लिए हम मुख्तलिफ़ किस्म की ना चीज़ें उसके ऊपर अप्लाई करते हैं, पानी डालते हैं, हाँ जी पानी डालते हैं, हम उसके ऊपर टमाटर वगैरह पीस के वो डाल देते हैं, सिलाई मशीन का तेल, इस्तेमाल शुदा ग्रीस, कथा वगैरह लगाते हैं, चूना जो दूसरों को लगाते हैं वो लगाना शुरू हो जाते हैं, हाँ सुरमा डाल देते हैं। ये सारी चीज़ें नुकसानदेह हैं। भाई लॉजिक क्या है कि खून रोकना है, और बेहतरीन तरीका बता रहा हूँ, रिसर्च बेस्ड बता रहा हूँ, दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएंगे यही तरीका बताया जाएगा, जो पढ़ी लिखी कम्युनिटी होगी, कि आपने उसके ऐसे दबाना है, खून की नालियों के सिरे दबेंगे, खून निकलना कम हो जाएगा या बंद हो जाएगा। पहला तरीका। अब आपने ये काम 10 मिनट के लिए तकरीबन करके रखना है। कितनी देर के लिए? 10 मिनट के लिए। अगर पहले खून रुक जाता है तो ठीक है, अदरवाइज 10 मिनट के लिए आपने। अब उसके बाद अगर आपको पट्टियों का सामान मिल गया है, ड्रेसिंग और बैंडेज अवेल हो गई है, तो आपने यही दबाव जो है पट्टियों की मदद से मेंटेन करना है। ऐसे रखा, फिर भी कर सकते हैं, फिर भी कर सकते हैं, ठीक है। ये आपने ऐसे रखा, रखने के बाद अगर मज़ीद की ज़रूरत है मज़ीद इसके ऊपर। यहाँ पे रूल क्या है, ये है ड्रेसिंग। हमने ड्रेसिंग की मदद से जो है इसके ऊपर प्रेशर क्रिएट करना है, बैंडेज को बहुत ज़्यादा टाइट करके जो है ना उसकी मदद से नहीं। उतना एक और चक लो बैंडेज, तो बैंडेज की मदद से नहीं, ड्रेसिंग भी थोड़ी सी और उठा लीजिएगा ना, गाज पीस भी। तो आपने रूल ये है कि जहाँ पे जितना गहरा ज़ख़म होगा उतनी ड्रेसिंग को बढ़ाते जाना है, उतना क्या करना है, ड्रेसिंग को बढ़ाते जाना है। सपोज़ के ना ज़ख़म गहरा है, सपोज़ के ज़ख़म गहरा है, मैंने ये रखी, इसके ऊपर मैंने देखा कि और इस तरह मैंने बढ़ा दी। अब इसके ऊपर मैंने बैंडेज जो है वो बहुत ज़्यादा दबाव से नहीं, मुनासिब दबाव के साथ, मुनासिब खिंचाव के साथ लपेटनी है। लपेटते हुए इस चीज़ का ख्याल करना है कि जहाँ पे आप लपेट रहे हैं ना उससे कुछ ऊपर की तरफ और कुछ नीचे की तरफ, बहुत ज़्यादा दबाव ना हो, इस तरीके से लपेट के भी उन्होंने लपेटना क्या से लपेट के भी उन्हें सही तरह नहीं करते, वो दही ना रखते हैं। हाँ, ये जो प्रेशर देते हैं क्या नुकसान होगा, ज़िंदा रहने के लिए 2 चीज़ों की ज़रूरत, ऑक्सीजन और ख़ुराक की, ठीक है। और जिस्म किससे बना हुआ है, खुलियात से। अब हर खुलिये को ज़िंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की भी और ख़ुराक की भी ज़रूरत है। अगर टाइट करेंगे सर्कुलेशन आगे नहीं होगी या कंप्रोमाइज़ होगी, जिसकी वजह से ऑक्सीजन और जो खुराक है वो नहीं पहुंचेगी और वो डेड होना शुरू हो जाएगी। क्लियर हो गया? इसलिए आपने टाइट नहीं करना। हमारा तो मकसद है कि खून रुके, खून रोकने के लिए हम ड्रेसिंग बढ़ा रहे हैं। जितनी ज़्यादा होगी उसके ऊपर आप पट्टी लपेटेंगे उतनी नीचे जाएगी, प्रेशर ज़्यादा क्रिएट करेगी, जितनी कम होगी उतना कम प्रेशर क्रिएट करेगी। अब आपने खुद ही असेस करना है, खुद ही डिसीजन लेना है कि कितनी ड्रेसिंग रखनी चाहिए। सपोज़ कि ये थोड़ी देर बाद ना गीली हो जाती है तो पहले वाले को खोलने की ज़रूरत नहीं है, इसके ऊपर मज़ीद ड्रेसिंग रखें, मज़ीद पट्टी लपेट। ये हो गया दूसरा काम। तीसरा काम क्या कर सकते हैं कि आप उस हिस्से को दिल की सतह से ऊंचा कर सकते हैं, उसको दिल की सतह से ऊंचा कर सकते हैं। लेकिन ये वाला काम सिर्फ और सिर्फ बाजुओं के लिए और टांगों के लिए करना है। पेट पे चोट लगी है तो उसको उल्टा सीधा नहीं करना,
ठीक है, सिर्फ और सिर्फ बाजुओं के लिए और टांगों के लिए। ठीक हो गया। चौथा काम ये किया जा सकता है जो आखिरी हरकबे के तौर पे आपने करना है, जहाँ पे ये 3 काम कारआमद ना हो। अगर बाजू कट के ना बाज़ टाइम अलग हो जाता है, हाथ कट के अलग हो जाता है, ऐसी चीज़ के नीचे आ जाता है कि वो चीज़ ना वो हाथ या बाजू प्रेस हो गया, तो आप कैसे दबाव दे पाएंगे? सही तरीके से दबाव नहीं दे पाते। तो फिर चौथे नंबर पे हम क्या करते हैं कि बाजुओं के लिए और टांगों के लिए ये भी काम करते हैं। तो हम क्या करते हैं, जहाँ चोट लगी है उससे ऊपर की तरफ, इसी तरह पाँव पे चोट लगी हुई है, टांगों पे चोट लगी हुई है, तो हमने घुटने वाले जोड़ से ऊपर, हाथ पे है, बाजू के ऊपर है तो कूनी वाले जोड़ से ऊपर, एल्बो जॉइंट से ऊपर, नी जॉइंट से ऊपर। आपने क्या करना है, कोई कपड़ा लेके, कोई चीज़ लेके जिसकी जो विड्थ है वो एटलीस्ट 1.5-2 इंच हो, वो 1.5 से 2 इंच हो, आपने वो लेनी है। वो लेने के बाद वो वहाँ पे बांध देनी है। ज़्यादा बारीक होगी ना तो वो ज़ख़म क्रिएट कर सकती है। अब आपने उसको इस तरीके से बांध देना, ठीक है, बांध दिया। बांधने के बाद इसको आपने मुकम्मल तौर पे टाइट करना है, जितना कर सकते हैं। हम चाहते हैं कि ब्लड आगे ना जाए। अब इसको अगर हम इस तरह करते हैं ना, बहुत अच्छी तरीके से टाइट नहीं होगा ये। कोई चीज़ ले, कोई पॉइंटर, कोई भी चीज़ लेके वो दरमियान में रखें, हाइल कर दें और इसके ऊपर गिरा लगा दें, ठीक है। गिरा लगाने के बाद आप इसको क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज जो है रोटेट करें उस वक्त तक, अनटिल कि जो ब्लीडिंग इज स्टॉप, ठीक है, उस वक्त तक आपने इसको किसी भी तरह। अब अगर इसको मैं छोड़ता हूँ ना तो ये वापस आ जाएगी, ऐसा ही है ना। तो मैं क्या करता हूँ, एक इधर से टर्न देता हूँ इसको और दूसरा टर्न इधर से देता हूँ और उसके बाद इसको इस तरीके से ना बांध देता हूँ नीचे से। अब बांध दिया मैंने। और सबसे अब अहम काम बताने जा रहा हूँ, अहम बात बताने जा रहा हूँ। हर 10 मिनट बाद आपने इसको, जो ये टर्न दिए ना, इसको आपने ख़त्म करके इसको वापस आने देना, इसको लूज़ करना ताकि जो फ्रेश ब्लड है वो आगे चला जाए, हर 10 से 15 मिनट के दरमियान। और जैसे ही हॉस्पिटल पहुँचे या कोई और एजेंसी आ जाती है पेशेंट रिसीव करने, तो उनको सबसे पहले ये बात बताएं कि टोर्निकेट, इसको कहते हैं टोर्निकेट, मैं स्पेलिंग लिख देता हूँ इसके ना। तो टोर्निकेट इसको कहते हैं अप्लाई करना। कहाँ करना है, जहाँ पे बाकी तरीके काम ना करें। और हर 10 से 15 मिनट बाद आपने उसको ढीला करना है, ठीक है। उधर ही बैठ, हाँ उधर ही बैठ के ना करना है। टोर्निकेट ना, लिखने में पता नहीं क्या है, पढ़ने में टोर्निकेट है। तो टोर्निकेट आप अप्लाई कर सकते हैं एंड के तौर पे। अब किसी किस्म की भी ब्लीडिंग हो मैडम, किसी किस्म की भी ब्लीडिंग हो, जिस्म के किसी भी हिस्से पे हो, ये 4 तरीके जो आपको मैंने बताया, इनमें से तरीके कारआमद होंगे। कहीं पे 2 अप्लाई होंगे, कहीं पे ये चारों के चारों भी अप्लाई किए जा सकते हैं। बाजू और टांगों पे चोट है तो ये चारों के चारों अप्लाई किए जा सकते हैं। जिस्म के किसी और हिस्से पे है तो आपने 2 तरीके। इस बात का ख्याल रखना है कि सर पे चोट लगी है तो यहाँ टोर्निकेट नहीं लगा देना, ठीक है। तो इस चीज़ का भी ख्याल करना है, ठीक हो गया। अगर सर पे चोट है, मसलन बच्चों के ना अमूमन सर पे चोट लग जाती है, सर पे चोट लगी है तो हमें जग पानी का भर के सर पे डालने की कोई ज़रूरत नहीं है, नलके के नीचे बिठाने का ना ज़रूरत ही नहीं है, टैप ऑन करके उसके नीचे बिठाने की ज़रूरत ही नहीं है। आपने क्या करना है, वही कपड़ा मिल गया, कोई चीज़ मिल गई, दरमियान में इसलिए रखनी है कि उसकी बीमारी आपको ना लगे, आपकी बीमारी उसे ना लगे। तो मसलन ये सर पे है तो कोई भी चीज़ मुझे मिल गई, या मैंने ग्लव्स पहने हुए हैं, अगर ग्लव्स पहने हैं फिर तो ज़रूरत है ही नहीं कि दरमियान में कोई चीज़ रखनी है, और मिल जाती है तो रख लें। मिल गई है तो मैंने ऐसे किया, फौरी तौर पर ऐसे दबा दिया, वही खून की नाली के ऊपर दबाव आएगा, खून निकलना। जब तक आप दबाव दे सकते हैं ठीक है, उसके बाद जब पट्टियों का सामान मिल जाए तो इसके ऊपर पट्टी कर दें। हाँ जी, बैठ। उसके लिए सिंपल, हाँ सिंपल ये है कि पहले ऐसे ना हाथ से दबाएं। गर्मियाँ आ रही हैं ना, नक्सीर हो जाती है बच्चों को, ठीक है। नक्सीर के अंदर भी आप उसके ना ऐसे नाक को पहले 5 से 10 मिनट दबा के रखें। हाँ जी, नाक को, मुँह से सांस लेगा ना बच्चा, मुँह से सांस लेता रहेगा, उसको लिटाए ना, उसको बिठाए रखें। और उसके सर पे आप पानी वगैरह भी डाल सकते हैं। उसको ठंडा शरबत वगैरह, अगर गर्मी है, कोई भी लिक्विड ठंडा उसको दिया जा सकता है, पानी भी दिया जा सकता है, सादा कोई जूस वगैरह भी दिया जा सकता है, ठीक है। तो उससे हाँ जी, पानी डालते हैं, वो डालते रहेंगे, निकलता रहेगा, क्लॉट बनेगा नहीं, कोई फ़ायदा नहीं होगा। दबा के रखेंगे ना फौरी तौर पे, एक तो रुक गया, दूसरे नंबर पे क्लॉट बनने में आसानी होगी। कुदरती तौर पे जो ना क्लॉट बन के खून की नालियों के आगे आते हैं और खून रुक जाता है ना, वो वाला अमल शुरू हो जाएगा। और आप सर के ऊपर पानी भी डाल सकते हैं, नहला भी सकते हैं, बहुत ज़्यादा उसका अगर टेम्परेचर ज़्यादा हुआ है, और उसे कोई पीने के लिए ठंडा मशरूबात भी दे सकते हैं, ठीक है, वेदर कंडीशन के मुताबिक। यहाँ तक बात क्लियर हुई है?
हो गई है मैडम, ठीक है। डायरेक्ट प्रेशर। दूसरा है ड्रेसिंग बैंडेज। तीसरा है एलिवेशन। एक इसके अंदर ना और भी पॉइंट होता है, इंटरनेशनली 5 पॉइंट्स बताए जाते हैं, लेकिन जो एक पॉइंट मैंने मिस किया है इसके अंदर, वो आपके लिए अहम भी नहीं है और इसमें ना उससे ज़्यादा फ़ायदा भी नहीं होता, फिर आप कंफ्यूज ज़्यादा होंगे। और लास्ट वन जो है वो है टोर्निकेट, ठीक है। लास्ट वन क्या है, वो है टोर्निकेट। वो इमोबिलाइजेशन होती है जहाँ पे हड्डी टूट जाए ना, जहाँ पे हड्डी हिलेगी नुकसान देगी। हाँ ठीक हो गया, ये 4 पॉइंट्स हैं। यहाँ तक वूंड वाली बात। हाँ जी आप बताएं जी, बेशक देख के बता दें, कोई मसला नहीं है। एक पॉइंट जल्दी से बताएं कोई भी, जल्दी से। हाँ ये इन पॉइंट्स के मुताबिक ना, ताकि याद हो जाए। चलें दोबारा से इन पॉइंट को देख के सिर्फ इतनी बात करनी जितनी लिखी हुई है जी। आप अगला आप पढ़ दें, देख के पढ़ दें जी मैम आप। हाँ टोर्निकेट, वेरी गुड, हो गया। ठीक हो गया। हमें ना वैसे असल में वाइट बोर्ड पे ना लिखने की इतनी प्रैक्टिस नहीं होती, हम हैं लैपटॉप पे पढ़ाने वाले तो इस वजह से। एलिवेशन, ELEVATION, एलिवेशन। ठीक हो गया। अब जो है ना हम आते हैं वही जो CPR की बात कर रहे थे उसकी तरफ, कि अगर दिल बंद हो जाए, सांस बंद हो जाए तो क्या करना चाहिए। उसमें अपनी सेफ्टी को इंश्योर करने के लिए क्या करूँगा कि सीट के ऊपर जो खतरात हो सकते हैं उनको आइडेंटिफिकेशन करूँगा। कैसे, 6 साइडों से देख लिया मैंने, ग्लव्स वगैरह पहन लिए, मास्क वगैरह मैंने लगा लिया, सेफ्टी शूज़ मैंने ऑलरेडी पहने हुए हैं, मरीज़ के करीब चला। अब मरीज़ का मैंने रद्द-ए-अमल लेना है। मुझे नहीं पता है ये होश में है, बेहोश है, सोया हुआ है, जाग रहा है, मुझे नहीं पता। किस तरीके से लूँगा मैं रद्द-ए-अमल? शेक एंड शाउट। शेक क्या करना है? शोल्डर मसल्स, शेक एंड शाउट। क्या हुआ आपको? मेरी बात का जवाब दें। कोई जवाब, कोई रद्द-ए-अमल नहीं, रद्द-ए-अमल नहीं। इट मीन कि ये बंदा जो है वो बेहोश है। अब क्या करूँगा? रेस्क्यू 11122 या कोई भी इमरजेंसी आ रहा है उसको कॉल करूँगा। अब कॉल करते हुए आपने 6 चीज़ें शेयर करनी होती हैं। एक मोबाइल नंबर, रेस्क्यू 11122 को कॉल करेंगे ऑटोमेटिक चला जाएगा। लेकिन इमरजेंसी खुदा ना खास्ता सिंध में हो आप, ठीक है, किसी और जगह पे भी हो, वहाँ भी तो हो सकती है ना, तो वहाँ भी जितनी भी सर्विसेज हैं अगर उनको कॉल करेंगे तो आपका नंबर नहीं जाएगा। सबसे पहले अपना नंबर लिखो, रेस्क्यू के पास तो चला जाता है। उसके बाद आपने एड्रेस लिखा होना है और रेफरेंस पॉइंट के साथ। तीसरे नंबर पे आपने मरीज़ की अंदाज़न एज। चौथे नंबर पे आपने क्या लिखवाना है कि मरीज़ आया के होश में है या बेहोश। और 5वें नंबर पे ना, चौथे नंबर पे। और 5वें नंबर पे आपने क्या लिखवाना है? मरीज़ का मेन मसला क्या है, चीफ कंप्लेंट। और 6ठे नंबर पे आपने लिखवाना है कि सांस ले रहा है या नहीं। ठीक है, आपने ये कॉल कर, ये ज़रूरी नहीं है कि आपने खुद ही कॉल करनी है, मदद करने वाले ने किसी को भी कहा जा सकता है। एक बंदा मदद कर रहा है तो आप किसी और को कह दें, अकेले हैं तो खुद पहले कॉल करेंगे फिर उसकी मदद स्टार्ट करेंगे। अब मदद स्टार्ट करने से पहले मैं रीअश्योर करूँगा वाकई में मरीज़ सांस ले रहा है या नहीं। कैसे रीअश्योर करूँगा? पेट और छाती को देखूँगा कि ऊपर नीचे हो रहे हैं या नहीं। जब इंसान ऊपर सांस लेता है ना तो उसकी पेट और छाती ऊपर नीचे होती है। मैंने देखा नहीं ले रहा था, अज्यूम कर लिया कि सांस नहीं ले रहा, उसका दिल भी बंद हो। अब फौरी तौर पर मैं क्या करूँगा? इसके दिल को चलाने की कोशिश करूँगा। दिल को चलाने की कोशिश कैसे की जा सकती है? थ्रू CPR। क्या? CPR में यहाँ लिख देता हूँ, CPR, कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन। कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन कहाँ पे आपने कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन करनी है? जिस जगह पे दिल होता है। दिल किस जगह पे है? जहाँ पे पसलियाँ आके मिल रही हैं, दरमियान में चौड़ी हड्डी है, उस जगह पे आपने हाथ की मदद से दबाव देने हैं। कैसे? पहले ऐसे महसूस करना है,
महसूस किया, नज़र आना भी आपको, ठीक है। उसके बाद आपने अगर घड़ी शड़ी पहनी हुई है तो वो उतार दें, आपकी कलाई का या घड़ी का नुकसान हो जाएगा। तो उसके बाद हाथ ऐसे रखें, दूसरा हाथ ऊपर और बिल्कुल 90 के एंगल। अब हमने इसको डाउनवर्ड प्रेस करना, डाउनवर्ड इस तरीके से। स्पीड कितनी होनी चाहिए? 100 से 120 मरतबा 1 मिनट के अंदर। और दबाव में कितना लाऊं? 2 इंच तक, कितना? 2 इंच तक मैं दबा रहा हूँ बड़ों के अंदर। स्पीड मेरी जो है 100 से 120 मरतबा, इस तरीके से। क्लियर है? क्लियर? अच्छा, इसको ना ये देखें, यहाँ पे हमें एग्जैक्ट दबाव देना है। रिब्स जहाँ पे आगे मिलती हैं दरमियान में होती है स्टर्नम। पहले उसको ऐसे फील करें, ऐसे फील किया, जहाँ पे आके वो हड्डी एंड हो रही है उससे आपने 2 इंच का हिस्सा छोड़ दिया चेहरे की तरफ। ये देखें, ये बचा है ना। अब यहाँ से आपने ऐसे फील करना शुरू किया, फील करते जाए और यहाँ पे आगे ये इस जगह पे आके एंड हो रहा है। और इधर से आपने 2 इंच का और एग्जैक्ट ये जगह पर इस जगह पे हाथ रख के रखें। हाथ का ये वाला हिस्सा हील ऑफ हैंड, थोड़ा सा थोड़ा 1 मिनट। शाबाश, चल, वेरी गुड। ठीक है, ठीक है, चलो। वन 1 2 2 मैं लिख देता हूँ, मैं चलो लिख देता हूँ। चलो, शाबाश। हाँ ठीक है, वेरी गुड। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि अल्फाज लाजमन वो हों। अब जैसे ना ये आवाज़ तो निकाल सकते हैं, आवाज़ सिर्फ निकाल सकते हैं उसको। हाँ, आप ना टच तो कर रहे हैं। हाँ नहीं, ये तो ना मुझे कहे ना कि मैं परेशानी में हूँ, ये परेशानी में है, बंदा समझ जाएगा अगला। क्लियर हो रही है बात? कि किसी को भी कह सकते हैं। वो इसलिए मैंने पहले क्लियर किया कि ज़रूरी नहीं कि खुद ही फ़ोन करना है, किसी को भी कहा जा सकता है। आप सिर्फ ये इशारा कर दें, बस इस तरीके से। इनको ना सिर्फ हम ये बताते हैं कि कॉल करनी या किसी को कहना है, आप बल्कि कहें कि किसी को कहना है। हाँ बस, और वो हाँ चलो इधर इधर चलें। ठीक है, वेरी गुड, शाबाश शाबाश। इधर हाँ शाबाश, वेरी गुड। ठीक है। ये ना कुनिया से कहना है कि लॉक रखनी है। हाँ जी, स्ट्रेट रखनी है और लॉक रखनी है। इसको जब चेस्ट को कंप्रेस किया जाता है
इसी जगह पे लंग्स होते अच्छा, एक तार को हम ठंडी कहते हैं, एक को गर्म कहते हैं। आप पंखा भी देखें, कोई भी मोटर वेंडर देखें, वो दो तरह की तारें होती हैं। जब तक हम न्यूट्रल फेज़ को न्यूट्रल के साथ नहीं मिलाते, पंखा कभी नहीं घूमता। आप किसी बेंच के ऊपर खड़े होकर फेज़ को पकड़ लें, न्यूट्रल को पकड़ लें, आपको कभी करंट नहीं लगेगा। करंट कब लगेगा? जब आप बिजली की तार को फेज़ को पकड़ेंगे और आप ज़मीन पे खड़े हैं, ज़मीन क्रॉस करेगी, आप में से करंट क्रॉस होते हुए ज़मीन में चला जाएगा, फिर आपको करंट लगेगा, अदरवाइज़ कभी करंट नहीं लगता। दूसरी बात, जब किसी बंदे को करंट लग जाता है तो हम मिट्टी में दबा देते हैं, ये बिल्कुल गलत है। ये बताएं, एक बंदे को करंट लग चुका है, हम उसके ऊपर 5, 10 मन, 15 मन मिट्टी डाल देते हैं, वो तो पहले ही बेहोश है, आपने ऊपर उसके ऊपर मिट्टी डाल दी, वो सांस कैसे लेगा? इंसानी बॉडी में 2 इंच तक कंप्रेशन की गुंजाइश होती है, ठीक है। हम वो मिट्टी डाल के वो कंप्रेशन की गुंजाइश हमने ख़त्म कर दी, लिहाजा वो बंदा ज़िंदा रहना चाहता था, हमने उसे खुद मार दिया। ये अमल कभी भी नहीं करना कि उसके ऊपर मिट्टी डालनी है, ये बिल्कुल गलत है। सांस को सबसे ज़्यादा कौन सी चीज़ ख़राब करती है? खाका, मिट्टी जिसे हम कहते हैं। वो बंदा, अच्छा अब तो ये होता है कि वो कहते हैं गड़ा खोदो, गड़ा, उसमें बंदे को लटाएंगे। 2-3 फुट गड़ा खोदा, उसमें बंदा साहब को लटाया, ऊपर से 5-7 मन 10 मन मिट्टी डाल दी, आधी कब्र बना देते हैं, थोड़ा सा मुंह बचा के। हो सकता है आप मिट्टी डाल रहे हैं, थोड़ी सी मिट्टी उसकी सांस की नाली में चली गई, वो वैसे तो बच जाता, लेकिन आपने मिट्टी डाल के या उसके ऊपर जो कंप्रेशन की गुंजाइश है वो ख़त्म करके उसे मारा है। अल्लाह ने उसे नहीं मारा, आपका हक है उसमें हाथ उसे मारने में, लिहाजा कभी उसे मिट्टी में नहीं दबाना। बच्चों को, हाँ, सिस्टर को, ठीक है, करवा देता हूँ, ठीक है। और दूसरी बात, भाई ने बताया था कि अगर हाथ जल जाता है तो क्या करते हैं, हम बर्नॉल लगा देते हैं, ओलिफैक्स लगा। फिर बता सकते हैं, मैं क्यों नहीं, मैंने रिस्पॉन्स करते हैं, वो बंदा रिस्पॉन्स नहीं करता, आप CPR करें, 112 को कॉल करें, हॉस्पिटलाइज कर देंगे। आप फ्लूइड दे सकते हैं बाय वेन, पानी नहीं पिला सकते, दूध नहीं पिला सकते, दूध हल्दी नहीं पिला सकते उसे। उनकी जस्ट यही फर्स्ट एड है कि अगर वो बंदा होश में नहीं या रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, आप CPR करें और उसे हॉस्पिटलाइज करवाएं। CPR, अच्छा CPR करने का अमल भाई ने बताया कब तक करना है? जब तक आपके पास आपसे ज़्यादा स्किल्ड पर्सन नहीं आ जाता, तब तक आप हॉस्पिटल नहीं पहुंच जाते, या तब तक जब आपको लगता है कि मैं बेहोश हो जाऊंगा, मैं बेहोश हो जाऊंगी, तब तक आपने CPR करते रहना है। हाँ, ये वाली बात जो पसलियों वाली हड्डी वाली, वो मैं बता देता हूँ। स्टर्नम में इतनी लचक है कि आप इससे 2 से 2.5 इंच तक जितना मर्जी दबाते रहें नहीं टूटती, ठीक है। हमारे जो फेफड़े हैं ना, इनमें वो कहते हैं ज़ीरो कंप्रेशर है, कोई भी चीज़ कहते हैं हवा घेरती है, वो पता नहीं फार्मूला है न्यूटन का किसका। हमारी छाती के अंदर जो जगह है वो हवा नहीं घेरती, जब हम सांस लेते हैं हमारे फेफड़े ऊपर आ जाते हैं, जब सांस भरते हैं वो नीचे आ जाते हैं। वही जगह है जिसको हम प्रेस करते हैं, वो 2 इंच। पसली कभी नहीं टूटती। पसली कब टूटती है? जब हम रॉन्ग कंप्रेशन करते हैं, हम अपने टारगेट को छोड़ देते हैं, हमारा हाथ आगे पीछे गलत जगह पे हो जाता है, फिर टूटती है। हमारा मकसद है ज़िंदगी बचाना। हम 2-3 बातें करते हैं, भाई ने की भी हैं, कि आपने जब सेफ्टी देखनी है तो आप शापर भी यूज़ कर सकते हैं, गंदा कपड़ा भी यूज़ कर सकते हैं, कहा है ना भाई को। उसका मकसद क्या है कि शापर से, गंदे कपड़े से क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा इन्फेक्शन होगा, बंदा मरेगा तो नहीं, इन्फेक्शन के 2-4 इंजेक्शन लगेंगे, वो ठीक हो जाएगा। अगर हम ये देखते रहे हैं कि ये शापर तो गंदा है, ये इस्तेमाल कैसे करें, ब्लीडिंग होती रहेगी, बंदा मर जाएगा। ठीक, आपका क्वेश्चन क्या था वो मैं, हाँ, ये टूट ना जाए। फ़र्ज़ करो आप CPR कर रही हैं, 2 पसलियाँ आपने तोड़ ही दी हैं, बंदा बचा लिया है, बंदा बचा के फ़ायदा किया या 2 पसलियाँ तोड़ के? बस।
अगर आप ऑन द टारगेट कंप्रेशन देगी कभी पसली नहीं टूटेगी, 3 इंच तक भी दबा दें। हम कंप्रेशन का मुआवजना कैसे करते हैं, ये बाय द वेट भी होता है, बंदा हेल्दी है। ये हमारी साइड है, हमने इसे सेंटर से आधा किया, आधे से ये देखें कि भाई एक बंदा है वो 5 इंच मोटा है, ठीक है। हम ये देखें कि जो उसकी फ्रंट वाली साइड है उसका तीसरा हिस्सा हमने दबाना है। अब ये मेरा 6 इंच बन रहा है ना, तो मैंने 2 इंच दबाना है। लेकिन हम 2-2.5 इंच क्यों कहते हैं कि वो कोई नुकसान ना कर दें। ये 2-3 तरह से हम इसको करते हैं वे कि कितना करना है, क्यों करना है। थैंक जी 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 हाँ वह वही बात बहन बताई है आपको कि सबसे पहले जब करंट लगता है बंदा पैनिक हो जाता है, उस बंदे की तरफ भागता है कि मैंने इस बंदे को बचाना है, क्योंकि ब्लड रिलेशन होता है, वो देख रहा था जान निकल रही है, मैं इसे बचा लूँ। सबसे बड़ी गलती यही है कि आप उसे बचाने के लिए भागते हैं, बचाने के लिए नहीं। आपने जो आपके घर में ब्रेकर लगा हुआ है, बटन लगा है, उसकी तरफ भागना है। मैं आपको करंट लगा, मैं आपकी तरफ भागता हूँ, ठीक है। मैं आपको तो नहीं पकड़ सकता, लेकिन खुद इफेक्ट हो जाता हूँ। इससे बेहतर नहीं है वो जो 2 सेकंड के फासले पे मैं उसके पास चला जाऊँ, वो बेहतर है। अगर आप फिर भी उसकी तरफ जा रहे हैं तो आप कपड़े का इस्तेमाल करें, किसी लकड़ी का इस्तेमाल करें, डायरेक्ट हाथ नहीं लगाना, क्योंकि कंडक्टर आप बना रहे हैं उसके लिए। और उसकी ट्रीटमेंट वही है, अगर रिस्पॉन्स नहीं कर रहा CPR करें, किसी इदारे को कॉल करें, क्योंकि हम ओरल उसे कुछ नहीं दे सकते, वेनिकल देंगे। थैंक यू, जज़ाकल्लाह। आ जाएं।